हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के यूनिट नंबर 1 के बारे में, जिसमें हम यहाँ पे यूनिट 1 को आज के सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखिए, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज भी देखने को मिल जाएंगे, तो उनका आंसर आप यहाँ पे जरूर करिएगा। बाकी वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग को चीज़ें समझ में आए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बात करें इसके बारे में, तो देखिए, जो बायो फार्मास्यूटिक्स है ना, ये थोड़ा बहुत आप लोग को फार्माकोलॉजी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। लेकिन फार्माकोलॉजी की जो मेनली फार्माकोकाइनेटिक ब्रांच है, जैसे अगर आप लोग अपने सिलेबस में देखो तो सब्जेक्ट का नाम भी है बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो दोनों मिला के इसका नाम बनता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बायो फार्मास्यूटिक्स हमारा क्या होता है, ये बेसिकली इसमें हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत कह सकते हो ड्रग की प्रॉपर्टीज, डोजेज फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब चीज़ें हमें, इन सब चीज़ों के नहीं, हमें हमें ये नहीं पढ़ना कि ड्रग की प्रॉपर्टीज क्या है, हमें डोजेज फॉर्म नहीं पढ़ना, हमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ना, बल्कि हमें ये पढ़ना है कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को या फिर कह सकते हो उसके एडीएमए को कैसे इफेक्ट करती हैं। जैसे देखिए, मेनली अगर बायो फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो ये थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा डील करता है, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट का नाम है बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, तो हम लोग यहाँ पे जो है एडीएमए पूरा साथ में लेके चलते हैं। तो देखिए, अगर स्पेसिफिकली बायो फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो यहाँ पे तो हम लोग एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट में फार्माकोकाइनेटिक भी है तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक भी हमें देखना है। तो इसमें आपको पता है फार्माकोकाइनेटिक का मतलब ही हमारा एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो इसमें हम लोग यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को एडीएमई की नॉलेज तो होनी जरूर चाहिए। एडीएमई का क्या मतलब है, देखिए, ए का मतलब एब्जॉर्प्शन, यानी कि जिसमें हमारी ड्रग क्या होती है, एब्जॉर्ब होकर हमारी ब्लड में पहुंचती है। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ब्लड से जहां ड्रग को बाइंड करना होता है, जिस साइड ऑफ एक्शन पे जाना होता है, या फिर बॉडी के जो बहुत सारे टिश्यूज होते हैं वहां ड्रग कैसे जाती है, उसका मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमारा मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ड्रग को जब यहाँ पे हमारी बॉडी में एक्शन शो कर चुकी होती है तो ड्रग को हमें बाहर निकालना होता है, लेकिन बाहर निकालने से पहले हमें ड्रग को एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो वहां पे हम लोग करते हैं मेटाबॉलिज्म। और उसके बाद यहाँ पे फाइनली क्या होता है, ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना, तो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है किडनी के थ्रू। अब मेनली ज़्यादातर ड्रग हमारी किडनी यानी यूरिन, हमारे यूरिन के थ्रू ही बाहर निकलती है, बट कुछ ड्रग्स हमारी फीसेज या फिर अदर रूट्स के थ्रू भी हमारी एक्सक्रीट करी जाती है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस यूनिट 1 और यूनिट 2 में डिटेल में देखेंगे। थोड़ा बहुत अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूनिट 1 और यूनिट 2 आप लोग की एडीएमई से रिलेटेड ही है ना, इसमें हमें एडीएमई को ही दोबारा थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है। तो देखा जाए तो कुछ खास इसमें नया नहीं मिलेगा यूनिट 1 और यूनिट 2 में। यूनिट 3, 4, 5 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखा जाए तो वो भी इतनी भी नहीं है, हम लोग उसको भी देख लेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ और इतना खास नहीं है। और इसमें बात करें तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या है, कि ड्रग किस तरीके से हमारी बॉडी में मूव करती है, या फिर कह सकते हो कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करती है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। अब अगर टुगेदर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये दोनों देखिए, ये दोनों चीज़ें हमारी क्या करती हैं कि बायो फार्मास्यूटिक्स हमारा फोकस करता है कि हमारी ड्रग बॉडी में एंटर कैसे करती है, और फार्माकोकाइनेटिक एक्सप्लेन करता है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करती है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर देखते हैं। अब एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, ये हमारा क्या होता है कि हमें जब ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि हमारी जो कोई ड्रग है वो किस तरीके से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो हम लोग यहाँ पे बेटर सुटेबल डोजेज फॉर्म बना पाते हैं जो कि हमारे उस ड्रग के लिए बेटर हो। ठीक है, कि कितने टाइम में हमें ड्रग का एक्शन चाहिए, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे डोजेज फॉर्म बनाते हैं। अगर हमें तुरंत चाहिए तो हम लोग इंजेक्शन बनाते हैं, अगर हमें थोड़ा सा टाइम लेके चाहिए तो हम लोग टैबलेट्स वगैरह डिजाइन करते हैं जो कि थोड़ा सा टाइम बाद अपना एक्शन शो करती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, जब ये सारी चीज़ें हमें पता होती है तो हम लोग यहाँ पे इस ड्रग का एडीएमई एब्जॉर्प्शन जो है इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसको वेरियस फॉर्मुलेशन टाइप में डिजाइन करके उसका एब्जॉर्प्शन इंप्रूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी ड्रग जो है ज़्यादा अच्छे से हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच पाती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है इन सब चीज़ों से ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा ब्लड में ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है ओवर टाइम, यानी कि देने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोग इंटरवल्स में चेक करके पता कर सकते हैं कि हमारी ब्लड में कितनी ड्रग की कंसंट्रेशन है, क्योंकि वही हमें बताती है कि ड्रग हमारा कितना इफेक्ट शो करेगी। उसके बाद देखिए, जब ये सारी चीज़ें हमें पता होती है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे तरीके से ड्रग को डिजाइन करते हैं जिससे कि हमारा साइड इफेक्ट्स वगैरह अवॉइड हो, टॉक्सिसिटी हमारी कम से कम रहे। उसके बाद यहाँ पे ये बिहेव हमें पता करता है कि हमारी बिहेव जो हमारी ड्रग है वो अदर फॉर्म में कैसे बिहेव करती है, जैसे ओरल से क्या डिफरेंस होता है,
इंजेक्शन से क्या डिफरेंस होता है? जैसे आपको पता है कि भाई जो ओरल है, ओरल से हमारी दवा का क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो थोड़ा देर से जाके एब्जॉर्ब होती है, थोड़ा सा लेट उसका जो है हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। वहीं इंजेक्शन की बात करें तो तुरंत हो जाता है, इनहेलेशन भी हमारा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप हो जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हो, हमें साइंटिफिक डाटा मिल जाता है अपने क्लिनिकल ट्रायल्स और न्यू ड्रग डेवलपमेंट के लिए, तो ये सारे इसके एप्लीकेशन हो जाते हैं। बाकी देखिए, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे अपने सिलेबस में एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है, और एब्जॉर्प्शन को हमने यहाँ पे फार्माकोलॉजी में काफ़ी डिटेल में कवर किया हुआ है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को बायो फार्मास्यूटिक्स में बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने एब्जॉर्प्शन और जो भी हमारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी के बारे में। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो देखिए एब्जॉर्प्शन में हम लोगों ने क्या देखा, एब्जॉर्प्शन का बेसिकली मतलब होता है कि दवा का हमारा ब्लड में पहुंचना या फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचना। तो देखिए एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि देखिए साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस साइट से हम लोगों ने लिया, जैसे अगर हम लोग ओरल रूट से ले रहे हैं तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरल रूट। और अगर हम लोग यहाँ पे आईवी रूट से ले रहे हैं तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हमारा वेन हो गया, है ना। तो वेन्स, अब देखिए जब हमारा ओरल रूट से हम लोग लेते हैं, सॉरी आईवी से लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें हमारा डायरेक्टली हम लोग क्या होते हैं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हो जहाँ ब्लड में ही अपने ब्लड ही हमारा साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है दवा की पहुंचने की जो प्रोसेस होती है वही हमारा हो जाता है एब्जॉर्प्शन। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर द ड्रग टू एक्सर्ट इट्स थेरापेटिक इफेक्ट। और भाई देखिए, जब तक हमारी दवा ब्लड में नहीं पहुंचेगी तब तक क्या होगा, तब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, और जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तब तक क्या होगा, उसका थेरापेटिक इफेक्ट नहीं आएगा। यानी थेरापेटिक इफेक्ट, यानी थेरापेटिक मतलब आप समझ रहे हो ना, जो भी दवा को अपना एक्शन शो करना है, वो एक्शन शो करने के लिए हमारा एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। और देखिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम सच एज आईवी। तो इसमें देखिए भाई आईवी में क्या होता है, आईवी में हमारा कह सकते हो एब्जॉर्प्शन फेस ही स्किप हो जाता है ना, इसमें एब्जॉर्प्शन स्किप हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, इसमें हम लोग डायरेक्टली ब्लड में डाल दिए, और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, मतलब यही होता है कि ब्लड में दवा को पहुंचाना। तो जो हम लोगों ने डायरेक्टली डाल दी, तो इसमें हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं या तो इसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या तो इसमें एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, इसमें डायरेक्टली हमारी ब्लड पहुंच जाती है, डायरेक्ट इसका डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। फॉर अ बेटर ऑब्जॉर्प्शन द ड्रग शुड बी लिपिड सॉल्युबल इन नेचर। और यहाँ पे देखिए अगेन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारी दवा को एब्जॉर्ब होना है अच्छे से, तो देखिए भाई एब्जॉर्ब होने के लिए क्या होगा भाई, उसको यहाँ पे ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, तो उसके लिए क्या होगा, उसका ड्रग का लिपिड सॉल्युबल होना बहुत जरूरी है ना। बिकॉज ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। क्योंकि देखिए भाई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मतलब है कि कोई भी टाइप की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो ब्लड वेसल की हो, चाहे सेल की हो, चाहे इंटेस्टाइन की हो, चाहे किडनी की हो, वो सभी हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आ जाती हैं। और देखिए एट लास्ट में सारी मेम्ब्रेन हमारी एक टाइप से सेल मेम्ब्रेन ही होती है, आप लोग समझ रहे होंगे। If a drug is administered from oral route, it has to cross the membranes of GIT and blood vessels to reach the blood। यानी कि देखिए भाई अगर हमारी कोई दवा ओरल रूट से लेती है, तो हम लोग क्या होता है भाई, ओरल रूट से हम लोग लेते हैं तो सबसे पहले वो स्टमक में जाती है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाती है। तो देखिए उसको यहाँ पे स्टमक, इंटेस्टाइन ये सब क्या होता है, GIT का पार्ट होता है, तो उसको सबसे पहले GIT को क्रॉस करना होता है। देयरफॉर इट शुड बी इन लिपिड फॉर्म। यहाँ पे इसीलिए देखिए जब भी हम लोग कोई दवा ओरल रूट से लेते हैं तो उसका तो लिपिड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वही चीज़ है। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेचर ऑफ ड्रग्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी दवा हमें यहाँ पे अपने आसपास देखने को मिलती है, ठीक है, जितनी भी दवा हम लोग खाते हैं वो जनरली क्या होती है, वो या तो ज़्यादातर हमारी वीक एसिड होती है और या तो हमारा वीक बेस होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा ड्रग के दो फॉर्म हो सकते हैं, एक होता है अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, एक होता है आयोनाइज्ड फॉर्म। अब देखिए अगर आप लोग को पता हो तो देखिए सिंपल सी बात है, आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि HCl हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और NaOH हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे बहुत इजीली डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है। यानी ये सारे हमारे किसी भी pH में क्या होते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। और डिसोशिएट होने का मतलब है ये आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर हमारी दवा आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो ये क्या हो जाएगी भाई, ये हमारी हो जाएगी वाटर सॉल्युबल या फिर हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफिलिक हो जाएगी तो हमारी ड्रग क्या होगा, हमारे लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉसिंग नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हमारी दवा क्या होती है, ज्यादातर हमारी वीक एसिड और वीक बेस होती है। क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस क्या होता है, ये जनरली देखिए जैसे कोई वीक एसिड है, वीक एसिड का एग्जांपल हमारा क्या होगा, CH3COOH।
ये हमारा बहुत वीकली मतलब बहुत ही मतलब कह सकते हो इजिली डिसोशिएट नहीं होता है। और ये डिसोशिएट कब होगा? वीक एसिड हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है बेस में जाके डिसोशिएट होगा, स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह में, है ना, या फिर बेसिक मीडियम में। और जो हमारा वीक बेस होंगे वो क्या होगा? वो भी हमारा इजिली डिसोशिएट नहीं होंगे। और अगर हमें वीक बेस को डिसोशिएट करना है तो हमें क्या होगा? हमें उनको एसिडिक मीडियम में डालना होगा। तो देखिए जनरली क्या होता है, इसीलिए जनरली हमारी जितनी दवा होती है वो वीक एसिड या वीक बेस होती है, ताकि वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहे, ताकि वो लिपिड सॉल्युबल रहे, ताकि वो इजिली हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें। दिस इज बिकॉज दे आर जनरली इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, यानी कि देखिए वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं? अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, हैंस मोर लिपिड सॉल्युबल, और इसीलिए ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होते हैं। बट टू मेंटेन देयर अनआयोनाइज्ड फॉर्म दे मस्ट बी एब्जॉर्ब फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीडियम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एक बात बताइए, भले ही वीक एसिड और वीक बेस हमारे क्या होते हैं? अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि चाहे वो वीक एसिड ही क्यों ना हो, अगर वो बेसिक मीडियम में चला गया तो बेसिक मीडियम में जाने पे वीक एसिड भी क्या होगा? अनआयोनाइज्ड हो जाएगा। यानी कि देखिए अगर हमारा CH3COH को हम लोगों ने किसी बेसिक मीडियम में डाला तो यहाँ पे उसकी रिएक्शन वगैरह होगी और वो अनआयोनाइज्ड यानी कि आयोनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वहीं पे मान लीजिए NH4OH है, तो ये भी अगर हम लोगों ने एसिड मीडियम में डाला तो ये भी हमारा यहाँ पे आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, अगर हमें इनको अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही रखना है तो हमें वीक एसिड को किसी एसिडिक मीडियम से ही एब्जॉर्ब कराना चाहिए, और हमें वीक बेस को किसी बेसिक मीडियम से ही एब्जॉर्ब कराना चाहिए। तो इसीलिए देखिए अब आपको पता है कि हमारा स्टमक क्या होता है, स्टमक का मीडियम हमारा कैसा होता है? एसिडिक। और इंटेस्टाइन क्या होता है? इंटेस्टाइन का मीडियम हमारा स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। तो इसीलिए देखिए क्या होता है कि जो हमारी एसिडिक दवाएं होती हैं, वीक एसिडिक ड्रग्स होती हैं, वो हमारी स्टमक से एब्जॉर्ब होती हैं ज़्यादातर, और जो हमारी वीक बेसिक ड्रग्स होती हैं वो हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती हैं। अब देखिए मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैं आप लोग को सच्चाई बोलूँ ना तो देखिए ये कॉन्सेप्ट है तो सही, लेकिन स्टिल यहाँ पे ज़्यादातर जो दवाएं होती हैं वो एब्जॉर्ब हमारी इंटेस्टाइन से ही होती हैं, भले वो हमारा वीक एसिड ही क्यों ना हो। अब देखिए मुझे पता है आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, बट यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, देखिए आप लोग अपना ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। अभी आप लोग सिंपली यही समझिए कि वीक एसिड ड्रग है तो स्टमक से एब्जॉर्ब होगी, वीक बेस है तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी। लेकिन रियलिटी ये है कि रियलिटी हमारी क्या होता है, रियलिटी में एसिड ड्रग भी हमारी इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होती हैं। और इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें एक और फैक्टर होता है, सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया वाला फैक्टर जो है इंटेस्टाइन के फेवर में आ जाता है। तो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है, और जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वहाँ से हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। तो स्टमक के कंपेयर में इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से भले वो वीक एसिड ड्रग ही क्यों ना हो, हमारा उनका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे इंटेस्टाइन से ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। बाकी अभी के लिए आप लोग यही पढ़ लीजिए कि वीक एसिड ड्रग है तो वो एसिडिक मीडियम से एब्जॉर्ब होगी, और वीक बेसिक ड्रग है तो वो बेसिक मीडियम से एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, इतना काफ़ी है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ फैक्टर्स के बारे में जो कि हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए ये फैक्टर्स में हम लोग 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया फिजियोलॉजिकल, फिजिको केमिकल फैक्टर्स, फिर हो गया फिजियोलॉजिकल, फिर हमारा फार्मास्यूटिकल। तो देखिए फिजिको केमिकल फैक्टर्स की बात करें तो ये हमारी ड्रग की कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी, ड्रग आयोनाइजेशन, पार्टिकल साइज, ड्रग स्टेबिलिटी। तो हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखिए भाई जो हमारी ड्रग है, तो जैसे हम लोगों ने ओरल रूट से ली तो सबसे पहले क्या होता है, उसका डिजोल्यूशन वगैरह होता है, तो वो हमारी बॉडी फ्लूइड में डिजॉल्व होनी चाहिए बिफोर एब्जॉर्प्शन। लाइपोफिलिक ड्रग क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजिली। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि अगर हमारी कोई ड्रग फैट सॉल्युबल है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी 2 टाइप की हो सकती है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो भाई सिंपल सी बात है, फैट सॉल्युबल क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन इजीली क्रॉस कर जाएगी, जबकि वाटर सॉल्युबल क्या होगा, उसके लिए हमें कुछ कैरियर प्रोटीन देने पड़ेंगे, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट से हमें उसको ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट आ जाता है ड्रग आयोनाइजेशन एंड पीएच। तो इसमें क्या होता है, देखिए भाई ज्यादातर ड्रग हमारी वीक एसिड और वीक बेस होती हैं। अब हमें पता है नॉन आयोनाइज ड्रग हमारी लिपिड सॉल्युबल होती हैं, इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जबकि आयोनाइज ड्रग क्या होती हैं, वाटर सॉल्युबल होती हैं, लेस एब्जॉर्ब होती हैं। बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। पार्टिकल साइज की बात करें, स्मॉल पार्टिकल साइज का फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है ना, और लार्ज पार्टिकल साइज है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। और ड्रग स्टेबिलिटी की बात करें तो भाई देखिए कुछ हमारी ड्रग क्या होता है कि जैसे देखिए आपको पता है कि भाई कोई दवा अगर हम लोग ओरल रूट से लेते हैं तो सबसे पहले वो स्टमक में जाएगी, है ना भाई। जीआईटी का रूट ऐसा ही तो होता है कि सबसे पहले हमारी दवा जो है हमारे ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाती है, स्टमक से इंटेस्टाइन में। तो कुछ दवा जैसे स्टमक में क्या होता है, स्टमक में हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। अब कुछ दवा क्या होते हैं, कुछ दवा इस HCl से डिग्रेड हो सकती हैं, डिग्रेड मतलब खराब हो सकती हैं। तो उन दवा के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन दवा पे हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल कोटिंग कर देते हैं, एक स्पेशल टाइप की कोट करते हैं जो कि इसको इस HCl से बचाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये कोटिंग हमारे इंटेस्टाइन में जाती है जहाँ पे वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाती है। तो देखिए सम ड्रग्स डिग्रेड इन एसिडिक एनवायरनमेंट, एंट्रिक कोटिंग हेल्प प्रोटेक्ट एसिड सेंसिटिव ड्रग्स, यानी कि उसके ऊपर हम लोग एंट्रिक कोटिंग करते हैं, ऐसी कोटिंग जो कि उसको इंटेस्टाइन में जाके बचाने का काम करे।
फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा गैस्ट्रिक इम्पटिंग सरफेस एरिया और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो ये हमारे कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला हो गया गैस्ट्रिक इम्पटिंग। देखिए गैस्ट्रिक एम्पटी का मतलब है कि जो हमारा स्टमक है, ठीक है, वो जितनी जल्दी खाली होगा, भाई सिंपल सी बात है, हमारा वो उतनी ज़्यादा हमारी दवा फास्ट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो जैसे खाली पेट, इसको सिंपली समझिए कि खाली पेट अगर हम लोग दवा लेते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और अगर हमारा हम लोग खाना खाने के बाद दवा ले रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे डिले हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि फिर हम लोग कुछ दवा को खाने के बाद क्यों लेते हैं। तो देखिए हर दवा का एक अलग अलग टाइप का स्पेसिफिक एक्शन होता है ना। कुछ दवा हमें धीरे धीरे चाहिए होती है, हमें नहीं चाहिए कि कुछ दवा हमारी बहुत तेजी से एक्शन शो करे, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट आप लोग इतना समझिए कि अगर खाली पेट दवा लोगे तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होगी। सरफेस एरिया की बात करें तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा सरफेस एरिया लार्ज होता है, इसीलिए हमारा प्राइमरी साइट हो जाता है ड्रग एब्जॉर्प्शन का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइन है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादातर ड्रग हमारी इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होती हैं, भले वो वीक एसिड हो, भले वो वीक बेस हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि कुछ ड्रग हमारी फर्स्ट पास मेटाबोलाइज हो जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे उनकी बायो अवेलेबिलिटी भी हमारी रिड्यूस हो जाती है। और फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई डोजेज फॉर्म में बात करें तो आपको पता है जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है, तो लिक्विड डोजेज फॉर्म अगर हम लोग देंगे तो उसमें क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन वाला फेस होगा ही नहीं। तो जब नहीं होगा तो यहाँ पे उसका फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो भाई ये तो सिंपल है, ओरल हमारा मोस्ट कॉमन होता है लेकिन इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है इसलिए स्लो होता है। सबलिंगुअल हमारा अवॉइड करता है फर्स्ट पास को इसलिए थोड़ा फास्ट होता है। पेरेंट्रल भाई सबसे अच्छा होता है, हमारा बाईपास कर देता है पूरे एब्जॉर्प्शन बैरियर्स को, यानी कि देखिए भाई इसमें ना तो इसको जो है लिवर से ना तो कुछ बैरियर होगा ही नहीं, डायरेक्ट हमारा ब्लड में पहुंच जाएगा। और टॉपिकल में क्या होगा, टॉपिकल में हमारा स्किन की परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है, यानी स्किन कितनी जल्दी हमारी ड्रग को अलाउ कर रही है। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा एक चीज़ होता है कि जैसे जब हम लोग दो दवा को साथ में लेते हैं तो कुछ कुछ दवाएं हमारी ऐसी होती हैं जो कि एक दवा के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा स्लो कर देती हैं या फिर फास्ट कर देती हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है दो दवा ले रहे हो तो एक दवा हमारा स्लो एब्जॉर्ब हो, या फिर हो सकता है कि दो दवा लेने पे हमारी एक दवा फास्ट एब्जॉर्ब होने लग जाए, मतलब कि दवा हमारी एब्जॉर्प्शन को स्लो या फास्ट कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि हम लोग कैसा ड्रग दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये था हमारे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का डिटेल इंट्रोडक्शन। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारी ड्रग है वो हमारी कह सकते हो जहाँ से भी हम लोगों ने ली है, यानी कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जिस साइट से हम लोगों ने दवा को ली है, चाहे वो हो सकता है वो हमारा माउथ हो सकता है, हमारा कह सकते हो इंजेक्शन में हमारा वेन्स हो सकती हैं। तो जिस साइड से हम लोगों ने ली है वहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुँचने में किस तरीके से हमारी ड्रग मूव करती है, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए इसके बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं और देखिए ये कुछ खास चीज़ नहीं है इसमें। अगर हम लोग देखें तो आप लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है कि हमारा पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें आप लोगों ने कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी में 4th सेम में पढ़ी हुई हैं। तो इन्हीं को आप लोग को दोबारा पढ़ना है, बाकी इसमें कुछ नया नहीं मिलने वाला है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे वहीं से कंपाइल करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे सिंपल मेथड के बारे में, जो कि हमारा होता है पैसिव डिफ्यूजन। देखिए पैसिव डिफ्यूजन बहुत सिंपल सा मेथड है। इसमें देखिए क्या होगा भाई, इसमें हमारा सिंपली जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे हमारी जो ड्रग है, ठीक है, तो क्या होगा अगर इस ड्रग को इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो भाई ड्रग क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर ड्रग की हाई कंसेंट्रेशन होगी, है ना। यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगी भाई, पूरी की पूरी ड्रग होगी। तो इसकी कंसेंट्रेशन देखिए, कंसेंट्रेशन मतलब कि कितना अमाउंट है हमारी ड्रग का, तो भाई सारा का सारा अमाउंट स्टार्टिंग में क्या होगा, सेल के बाहर ही होगा। और सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर तो कुछ अमाउंट नहीं होगा, यानी बाहर क्या है ड्रग की हाई कंसेंट्रेशन और अंदर क्या है, अंदर है ड्रग की लो या फिर कह सकते हो जीरो कंसेंट्रेशन स्टार्टिंग में। तो भाई देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन सिंपल सा होता है मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। यानी इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो ड्रग है वो सिंपली हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी और थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमारी जितनी दवा बाहर है उतनी ही दवा हमारी अंदर भी पहुंच जाएगी। यानी कि ये डिफ्यूजन मूवमेंट तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम ना मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, फिर पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि हमारी जो दवा है वो हमारी हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है और इसमें जो हमारा मूवमेंट होता है वो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट से ड्राइव होता है। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है हाई और लो में। देखिए जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी तेजी से या फिर उतना फास्ट मूवमेंट होगा। भाई एक बात बताइए कि
अगर हमारी दवा मान लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों बराबर हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है जनरली देखें तो हम लोग मोमेंट जो है पैसिव डिफ्यूजन नहीं ना के बराबर हो रहा होगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे एक तरफ बहुत हाई है, एक तरफ बहुत लो है, तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत तेजी से मूवमेंट होगा, है ना। तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि हाई और लो के बीच में डिफरेंस कितना है। जैसे मान लीजिए हम लोग मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे हमारे ड्रग के, ठीक है, बाहर, और अंदर 0 है, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है हाई माइनस लो का जो डिफरेंस आएगा, तो 100 माइनस 0 का डिफरेंस कितना है, 100। और वही मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ड्रग के होते 50 मॉलिक्यूल, ठीक है, और अंदर मान लीजिए ड्रग के होते 30 मॉलिक्यूल, तो अब यहाँ पे कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, 50 माइनस 30 यानी कि 20। तो देखिए वैल्यू कहाँ ज़्यादा है, वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, यानी यहाँ पे मूवमेंट हमारा ज़्यादा तेजी से होगा, ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा एफिशिएंटली होगा। तो देखिए वही चीज है, पैसिव डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच ड्रग मूव्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसेंट्रेशन। सिंपल सी बात है, हाई से लो में मूवमेंट होगा, मूवमेंट हमारा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट से ड्रिवन होगा। आप लोगों ने देख लिया, आई होप समझ गए होंगे। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो ज्यादातर दवाएं है ना, वो हमारा इसी मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे मूव करती हैं। दिस मूवमेंट कंटिन्यूज अंटिल इक्विलिब्रियम रीच। और यहाँ पे देखिए ये मूवमेंट कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक हमारा इक्विलिब्रियम ना आ जाए, यानी जितनी दवा हमारी बाहर हो जाए, जितनी दवा हमारी अंदर है उतनी ही जब बाहर हो जाएगी तो हमारा मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, या फिर कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, है ना। बेसिकली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग समझ रहे होंगे। इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक ड्रग्स लाइपोफिलिसिटी एंड मॉलिक्यूलर साइज। और यहाँ पे देखिए ये हमारा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक, कि देखिए हमारी जो ड्रग है ना, तो ये ड्रग में पैसिव डिफ्यूजन तभी होगा जब वो हमारी किस नेचर की होगी, लाइपोफिलिक नेचर की होगी। लाइपोफिलिक का क्या मतलब होता है, लाइपोफिलिक का मतलब होता है लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। और लिपिड सॉल्युबल मतलब कि यहाँ पे देखिए भाई, यानी कि थोड़ा सा ऑयली नेचर की ड्रग। क्यों, क्योंकि देखिए जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होती है भाई, सेल मेम्ब्रेन हमारी किससे बनी होती है, आप लोगों को अगर याद हो तो मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, बाई लेयर ऑफ किससे, फॉस्फोलिपिड से। और फॉस्फोलिपिड क्या है, एक टाइप का लिपिड है, यानी सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, लिपिड। और आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि अगर हमारा सेल मेम्ब्रेन का नेचर लिपिड नेचर का है तो इसमें जो ड्रग एंटर करेगी वो भी हमारी लिपिड नेचर की ही होनी चाहिए, तभी एंटर कर पाएगी। अगर वो हमारे वाटर नेचर की होगी, यानी कि हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी, तो वो एंटर नहीं कर पाएगी। यानी कि देखिए पैसिव डिफ्यूजन हमारा तभी होगा जब हमारी ड्रग का नेचर जो है लिपिड सॉल्युबल हो और मॉलिक्यूलर साइज। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई ऐसा थोड़ी है कि हमारी बहुत बड़ी ड्रग हो तो वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाएगी। देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी एंटर कैसे करती है, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं ना, या फिर जो है कह सकते हो लिपिड सॉल्युबल है तो डायरेक्टली भी आ जाती है। तो देखिए इसमें क्या है, ड्रग का साइज ना बहुत स्मॉल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ड्रग का साइज बहुत बड़ा होगा तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई कंसेंट्रेशन इधर लो है, तो यहाँ पे मूवमेंट हमारा नॉर्मली जो है बिना किसी जो है एनर्जी सोर्स के या फिर हो जाएगा। ना सेकंड हमारा आ जाता है पोर ट्रांसपोर्ट। अब देखिए पोर ट्रांसपोर्ट क्या है, पोर ट्रांसपोर्ट को हम लोग यहाँ पे फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। और देखिए इसमें होता क्या है, जैसे देखिए सेल मेम्ब्रेन हम लोग यहाँ पे जनरली दिखाते तो इस तरीके से हैं, लेकिन एक्चुअल में देखें ना तो सेल मेम्ब्रेन ऐसे नहीं होती, बल्कि कुछ इस तरीके से होती है। यानी देखिए सेल मेम्ब्रेन में बेसिकली होता क्या है कि हमारे कुछ पोर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो पोर्स हैं वैसे बहुत स्मॉल होते हैं, तो जब इन पोर्स के थ्रू हमारी दवा जो है एंटर करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं पोर ट्रांसपोर्ट या फिर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब क्या है कि भाई जो भी हमारे पोर्स हैं उनके थ्रू दवा हमारी फिल्टर होकर हमारी सेल के अंदर आ गई, है ना। पोर ट्रांसपोर्ट इज अ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग मूवमेंट वेदर ड्रग मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट थ्रू एक्वस पोर्स। यानी कि देखिए ये हम, और ये जनरली हमारे पोर्स किसके होते हैं, एक्वस नेचर के होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारी लिपिड सॉल्युबल और हमारी हाइड्रोफिलिक ड्रग दोनों ही हमारी इस तरीके से मूवमेंट हो जाते हैं। थ्रू फिल्ट्रेशन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन ऑल्सो लिपिड इनसॉल्युबल, यानी कि देखिए लिपिड इनसॉल्युबल यानी कि मान लीजिए अगर कोई ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की है, जैसे ड्रग तो हमारी दोनों नेचर की हो सकती है, ऑल दो जनरली 90% ड्रग हमारी लाइपोफिलिक नेचर की होती हैं, लेकिन मान लीजिए 10% ड्रग अगर हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की है तो वो भी आ सकती है। क्योंकि देखिए इनको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस थोड़ी करना है, इनको तो इस पोर के थ्रू अंदर आना है, यानी ये जो स्पेस दिख रहा है इसके अंदर से आना है। तो ये चाहे एक्वस सॉल्युबल हो, चाहे वाटर सॉल्युबल हो, चाहे लिपिड सॉल्युबल हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स भी हमारी आ सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनका साइज हमारा बहुत स्मॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा साइज भी बहुत बड़ा है तब भी आ जा रही है, तो साइज स्मॉल होना चाहिए। और देखिए इस तरीके से हमारा पोर ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, तो देखिए अब ये हमारा जो है इसमें देखिए इसमें क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन में फैसिलिटेटेड। देखिए फैसिलिटेटेड मतलब कि कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारा मूवमेंट जो है डायरेक्टली नहीं होता है। और देखिए है ये भी डिफ्यूजन, यानी कि सबसे पहली बात देखिए डिफ्यूजन जहां देखिएगा, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मूवमेंट हमारा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में ही होगा।
लेकिन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये हमारा फैसिलिटेटेड है, यानी इसमें अपने आप नहीं होगा बल्कि हमें कुछ फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और ये फैसिलिटी हमें क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि देखिए जैसे हम लोगों ने पैसिव डिफ्यूजन में देखा था कि जो भी हमारे लो मॉलिक्यूलर साइज यानी कि जिनका साइज बहुत स्मॉल था और जो बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग थी, वो हमारी नॉर्मली पैसिव डिफ्यूजन से क्रॉस कर जा रही थी सेल मेम्ब्रेन को। लेकिन अगर वहीं मान लीजिए कोई ड्रग है, उसका साइज थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और अगर वो मान लीजिए ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल नहीं है या फिर लेस लाइपोफिलिक है या फिर थोड़ा हाइड्रोफिलिक है, तो उसमें भी क्या होगा, उसमें अगर हम लोग को मूवमेंट कराना है तो उसमें हमें फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और ये फैसिलिटी देने का काम कौन करता है? ये काम करते हैं हमारे कुछ कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, जो हमारी देखिए जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, तो इस सेल मेम्ब्रेन में हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं एम्बेडेड, यानी कि कुछ प्रोटीन्स भी हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। और इन प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है, इन प्रोटीन्स के अंदर एक स्पेशलिटी होती है कि ये हमारी ड्रग को जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर ले जा सकती हैं। इसको देखिए, इसको आप लोग थोड़ा इस तरीके से समझिएगा, इस फिगर में देखिएगा कि जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी एक टाइप की कैरियर प्रोटीन है और ये मान लीजिए हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है। तो होगा क्या, ये ड्रग मॉलिक्यूल इस प्रोटीन के साथ बाइंड होगा और ये हमारी पूरी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। मतलब देखिए जैसे इसी सेल मेम्ब्रेन को मान लीजिए हम लोगों ने थोड़ा सा जूम करके इस पार्ट को थोड़ा जूम करके दिखाया है, तो ये देखिए ये थोड़ा भाई देखिए ऐसा थोड़ी होता है, इतना पतला थोड़ी होता है, ये थोड़ा सा थिक होता है। तो ये देखिए ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है कैरियर प्रोटीन। तो ये कैरियर प्रोटीन के साथ क्या होगा, ड्रग हमारी बाइंड होगी और उसके बाद ये हमारा बाइंडेड फॉर्म में इसके अंदर से क्या होगा, इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारी ड्रग जो है बाहर चली जाएगी, है ना। तो ये प्रोटीन की कैरियर प्रोटीन की हद से क्या हुआ, हमारा ड्रग का ट्रांसपोर्ट हुआ। तो देखिए इट इज सिमिलर टू पैसिव डिफ्यूजन बट रिक्वायर सम स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन, यानी कि देखिए होता ये पैसिव डिफ्यूजन जैसा ही, यानी कि हमारा मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे ही होगा, बस यहाँ पे हमें कुछ कैरियर प्रोटीन देने पड़ेंगे। और इसको हम लोग यहाँ पे कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं क्योंकि हमें कैरियर की जरूरत पड़ रही है ना। देखिए कैरियर मेडिएटेड के अंदर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। और दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड रिलाइज ऑन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द ड्रग। अब देखिए इसमें क्या है भाई, इसमें हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, ऐसा नहीं कि हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती, बल्कि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही रिलाई करते हैं। यानी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, हाई जिधर होगी उधर से मूवमेंट होगा लो की तरफ। दिस मैकेनिज्म इज क्रूशल फॉर लार्जर और लेस लाइपोफिलिक, यानी कि देखिए जो दवा हमारी बड़ी है या फिर लेस लाइपोफिलिक है उनके लिए हमारा ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आप लोग समझ गए ना भाई, हमारी जितनी भी ड्रग हैं वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी ज़्यादातर लाइपोफिलिक नेचर की होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे इन मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है और ये मेम्ब्रेन भी हमारी लाइपोफिलिक नेचर की होती हैं। तो जो सेम नेचर की ड्रग है वही मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती हैं। तो अगर कोई लेस लाइपोफिलिक है तो उसके लिए हमें कुछ दूसरे मेथड्स अपनाने पड़ते हैं, या फिर कुछ मतलब हमें क्या अपनाने पड़ते हैं, वो खुद ही कुछ दूसरे मेथड के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने जो भी ट्रांसपोर्ट देखा ये सारे हमारे अपने आप हो रहे थे, हमें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब हमारा आ जाता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या है, एक्टिव मतलब कि हमें इसमें कुछ एक्टिवली एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसमें हमें देनी पड़ती है बाहर से एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं भाई, हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देते हैं। और क्यों देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें जो हमारा मूवमेंट है ना वो हमारा लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। यानी देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो ड्रग का मूवमेंट है, तो इसमें हमारा ड्रग का मूवमेंट जो है कह सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी जिधर हाई है ना उधर से लो की तरफ नहीं होगा, बल्कि जिधर लो है, ठीक है, उधर से हाई की तरफ होगा। अब ये देखिए हमारा कुछ होता है स्पेशल केसेज में, तो इसमें क्या होगा भाई, अगर हमें लो से हाई मूवमेंट कराना है तो हमें यहाँ पे देनी पड़ती है एटीपी, ठीक है। और ये एटीपी क्या करता है, ये एटीपी यहाँ पे, और देखिए सिर्फ एटीपी नहीं देनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें एटीपी तो देनी ही पड़ती है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कैरियर प्रोटीन्स भी देना पड़ता है। यानी ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना ये तो हमें देने ही पड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें एटीपी भी देनी पड़ेगी, तब जाके हमारा मूवमेंट होगा। और ये मूवमेंट कैसा होता है, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ, यानी कि मूवमेंट होता है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हम लोगों ने देखा उसके अगेंस्ट में होता है ना। तो ये जस्ट उल्टा होता है हमारे पैसिव डिफ्यूजन का, या फिर कह सकते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जस्ट उल्टा होता है। इन दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड इट ऑल्सो नीड्स कैरियर प्रोटीन। तो इसमें एनर्जी भी चाहिए और कैरियर प्रोटीन भी चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। देखिए आयन पेयर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि कुछ हमारी आयनिक ड्रग्स होती हैं, जैसे कि हो सकता है कि हमारी जो कुछ ड्रग है आयनिक, मतलब कि आप समझ रहे हो आयन्स, यानी कि प्लस माइनस चार्ज जिसमें देखने को मिले, कैटायन एनायन। प्लस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हमारा होता है कैटायन, नेगेटिव होता है एनायन। तो कुछ ड्रग हो सकता है कि कुछ ड्रग हमारी ऐसी फॉर्म में हो जो कि जिनके ऊपर हमें चार्ज देखने को मिले। तो ये जो चार्ज ड्रग होती है ना इनका मूवमेंट हमारा जो है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो सकता है। तो इसमें देखिए होता क्या है, इसमें देखिए हम लोग फिगर से ही समझते हैं, तब आप लोग ज़्यादा क्लियर समझोगे। देखिए इसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी जो है एक ड्रग है, ठीक है,
ये हमारी एक ड्रग है, कैटायनिक ड्रग है, जिसमें हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। तो ये होगा क्या, ये हमारा जो है, देखिए अब से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पे और समझ लीजिए। एक होता है आयनिक, ठीक है, आयनिक या फिर कह सकते हो आयोनाइज्ड, और एक होता है अनआयोनाइज्ड। तो देखिए आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा, बट नहीं पता तो आप लोग समझ लीजिए, इसको बिल्कुल बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर कोई आयोनाइज्ड ड्रग है तो वो क्या होगी, वो हमारी होगी वाटर सॉल्युबल। क्या होगी, वाटर सॉल्युबल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और अगर कोई हमारी अनआयोनाइज्ड ड्रग होगी तो वो क्या होगी, वो होगी हमारी लिपिड सॉल्युबल। क्या होगी, लिपिड सॉल्युबल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लाइपोफिलिक। अब आप एक बात बताइए, हम लोगों ने इतनी देर में क्या देखा कि जो हमारी ड्रग है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी तभी हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी, है ना। और अगर कोई ड्रग हमारी आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी, आयोनाइज्ड, देखिए अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड आप लोग समझ रहे हो ना। अनआयोनाइज्ड मतलब कि जो कि मतलब कि देखिए जहाँ पे हमें प्लस माइनस चार्ज ना देखने को मिले, खैर पॉजिटिव नेगेटिव ना देखने को मिले, और आयोनाइज्ड यानी कि जहाँ पे हमें जो है ड्रग में चार्ज देखने को मिले, या तो वो कैटायन के फॉर्म में हो, एनायन के फॉर्म में हो। तो देखिए अगर हमारी ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में तो वाटर सॉल्युबल है, तो ये देखिए अगर ये हमारी कैटायनिक ड्रग है तो ये क्या होगा, ये हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की हो गई, तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो अगर हमें इसे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराना है तो हमें इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे अगर इसको जो है कोई किसी निगेटिव चार्ज से इसको जो है कंबाइन करा दें, तो देखिए जैसा कि आप लोग को पता है कि मान लीजिए एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो ये मिलके क्या बना लेता है, हमारा अनआयोनाइज्ड। जैसे Na+ और Cl-, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारा आयोनाइज्ड है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके हमारा क्या बन गया, NaCl। अब ये क्या है, ये हमारा अनआयोनाइज्ड है। तो उसी तरीके से ये जो हमारा पॉजिटिव है, इसको हम लोग क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ एंडोजेनस मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ एनायंस प्रेजेंट रहते हैं। ये उनके साथ क्या होता है, उनके साथ बॉन्ड बना लेती है, और उनके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना के ये क्या होता है, आयन पेयर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए ये क्या है, अब ये एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, यानी कि अब ये लिपिड सॉल्युबल हो गया। तो ये क्या होगा, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद क्या होगा भाई, ये जो एंडोजेनस एनायन था, ठीक है, ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज वाला एंडोजेनस एनायन था, ये अलग हो जाएगा, और हमारी ड्रग यहाँ पे फाइनली इससे अलग होकर हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच जाएगी। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। बहुत ही सिंपल है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा लैंग्वेज देख लेते हैं। जैसे कि देखिए इसमें क्या होता है, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट इज अ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स ट्रांसपोर्ट इन विच ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एज अ पार्ट ऑफ अ पेयर्ड कॉम्प्लेक्स विद एन एंडोजेनस आयन, एंडोजेनस आयन, ठीक है। तो वही चीज़ है, अगर देखिए भाई अगर हमारा पॉजिटिव ड्रग है तो उसके लिए एंडोजेनस आयन क्या होगा, निगेटिव होगा, और अगर हमारा निगेटिव चार्ज ड्रग है तो उसके लिए एंडोजेनस आयन पॉजिटिव होगा। इन it particularly relevant for drugs that are poorly soluble and have low membrane permeability। परमिएबिलिटी का मतलब कि हमारी ड्रग जो है कितनी इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, वही होती है उसकी परमिएबिलिटी। नाउ नेक्स्ट हमारे इसके अंदर मेथड आ जाता है एंडोसाइटोसिस। अब देखिए एंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, देखिए एंडोसाइटोसिस को सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है कह सकते हो दवा को इंगल्फ कर लेती है। इंगल्फ मतलब निगल लेती है। देखिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट आप लोग ऐसे समझिए इसमें होता क्या है। जैसे हमारी जो ड्रग है तो होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक हमारा कह सकते हो एक स्पेस फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसी स्पेस में क्या होता है, इसी स्पेस में दवा आ जाती है, और फिर क्या होता है, दवा यहाँ पे इसी स्पेस के अंदर जो है अंदर चली जाती है सेल मेम्ब्रेन के। और ये क्या होता है, देखिए ये हमारा हो जाता है वेसिकल, ठीक है। ये जो दवा है देखिए ये है हमारी मेन दवा, और इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर हमें एक वेसिकल्स यानी कि कह सकते हो एक कवरिंग देखने को मिल रही है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसमें हमारी दवा जो है वेसिकल्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो यही वेसिकल्स क्या होता है, यही वेसिकल्स हमारा यहाँ पे जो है कह सकते हो अंदर आते हैं और फिर यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए जो अंदर आने की प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और जो बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। सिंपल सी बात है, बाकी मेन हमारा ये एंडोसाइटोसिस होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है। और देखिए एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस वेयर अ सेल इंगल्फ मतलब निगल लेती है ना, सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाय रैपिंग देम, और रैप कर लेती है। रैप मतलब कि उसको अपने जो है कह सकते हो एक रैपिंग, आप लोग समझ ही रहे हो ना कि रैप कर देना, आवरण चढ़ा देना। तो उसको रैप कर लेती है इन इट सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्मिंग अ वेसिकल, और हमारा एक वेसिकल बन जाता है। और ये हमारा देखिए ये हमारा दो टाइप का होता है। अगर मान लीजिए हमारी जो सेल है, ठीक है, वो कोई सॉलिड पार्टिकल को इंगल्फ कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और इसको हम लोग यहाँ पे सेल ईटिंग के नाम से भी जानते हैं। यानी कि देखिए सेल ने क्या किया, किसी सॉलिड पार्टिकल को इंगल्फ किया। और अगर वहीं मान लीजिए सेल किसी लिक्विड पार्टिकल को इंगल्फ कर रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, और इसको हम लोग यहाँ पे सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावास्कुलर रूट्स।
अब यहाँ पे देखिए इस टॉपिक में बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि जब हमारी दवा को हम लोग यहाँ पे ओरल रूट के अलावा किसी और रूट से लेते हैं तो वहाँ पे हमारी दवा किस तरीके से हमारे ब्लड में कह सकते हो एब्जॉर्ब होती है। यानी कि इसमें हम लोग यहाँ पे उन रूट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे कह सकते हो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को छोड़ के हमारे जितने रूट है, यानी कि कह सकते हो दवा हमारी जीआईटी में ना जाए। अब जीआईटी में दवा हमारी कब जाती है, जब हम लोग यहाँ पे ओरल रूट से लेते हैं। तो ओरल रूट से नहीं लेंगे तो दवा हमारी बिना जीआईटी में जाए हमारी ब्लड में पहुँचती है। अब देखिए इसमें हम लोग आईवी को नहीं इंक्लूड करते हैं क्योंकि आईवी तो हमारा डायरेक्टली ब्लड में ही जाता है। तो यहाँ पे हम लोग और सारे रूट देखते हैं जहाँ से दवा हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होती है। तो इसमें देखिए इसमें हमारे बहुत सारे रूट हैं, जैसे आईएम हो गया, सबक्यूटेनियस, ट्रांसडर्मल। तो इन सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में। तो देखिए इंट्रामस्कुलर आप लोगों को पता है कि जब इंजेक्शन हमारी मसल्स में दिया जाता है तो हमारा इंट्रामस्कुलर हो जाता है। अब इसमें देखिए इसमें हमारा क्या होता है कि हमारा जो है कैसे जो हमारी मसल्स होती हैं वहाँ पे हमारी ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती हैं। तो वहीं पे हमारी दवा क्या होती है, हमारी कह सकते हो मसल से सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए कह सकते हो भाई सिंपल सी बात है कि जो हमारी कैपिलरीज मसल्स में प्रेजेंट है वहाँ पे जितना ब्लड फ्लो जो है कह सकते हो बड़ा रहेगा उतना अच्छे से हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। जैसे एक्सरसाइज वगैरह में हमारा जो है ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो हमारा एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए मसल्स में क्या होता है, जनरली हम लोग यहाँ पे कभी कभी ऑयली या फिर डिपॉट प्रिपरेशंस का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात करें अगर मान लीजिए आप लोगों ने ऑयली यूज करी है, ठीक है, तो उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अच्छा ऑयली प्रिपरेशंस को हम लोग आईएम रूट से ही प्रीफर भी करते हैं, कभी भी ऑयली प्रिपरेशन को आईवी रूट से दिया भी नहीं जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए अगर हमारा सिंपल से बात है एक्वस सोल्यूशन होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा। बाकी लार्ज वॉल्यूम देखिए अगर हमारा बहुत ही लार्ज वॉल्यूम है तो वो हमारा एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रग दे रहे हैं अपने मसल्स में तो वो थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम कर सकता है। अब देखिए आपको पता है भाई इंजेक्शन हमारा पेनफुल होता है, लिटिल पेनफुल, और थोड़ा सा जो यहाँ पे ट्रेन पर्सनल यानी कि जो ट्रेंड होता है वही इंजेक्शन यूज कर पाता है। तो हमें एक ट्रेन पर्सनल की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है सब क्यूटेनियस रूट। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारी स्किन के नीचे जो हमारी फैटी लेयर होती है, ठीक है, जब हम लोग वहाँ पे अपना इंजेक्शन लेते हैं बेसिकली सब क्यूटेनियस लेयर में तो हमारा हो जाता है सब क्यूटेनियस रूट। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हमारी जो ड्रग है वो हमारी लिम्फेटिक और कैपिलरी वेसल से में जो है कह सकते हो एब्जॉर्ब होती है ना। ये हमें जो है अपने सबक्यूटेनियस रूट में देखने को मिलती है। और एब्जॉर्प्शन हमारा इसमें थोड़ा सा स्लो होता है आईएम के कंपेयर में। और अगर हम लोग थोड़ा सा मसाज या फिर हीट करें तो एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है। और सोल्यूशन फॉर्म में जो है ज़्यादा बेटर एब्जॉर्प्शन होता है अगर हम लोग कंपेयर करें सस्पेंशन या फिर इम्प्लांट्स में, क्योंकि सबक्यूटेनियस रूट में हम लोग यहाँ पे इन दोनों का भी यूज करते हैं लेकिन स्टिल हमारा सोल्यूशन फॉर्म बेटर होता है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे इंसुलिन हमारा सबक्यूटेनियस रूट से ही दिया जाता है तो इसको हम लोग यहाँ पे सेल्फ एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, खुद से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें दवा क्या होता है स्लो और सस्टेन यानी कि धीरे धीरे एक काफ़ी लंबे टाइम तक धीरे धीरे दवा जो है अपना रिलीज करती रहती है, ठीक है। तो हमें जो है एक सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है और आईएम के कंपेयर में थोड़ा सा लेस पेनफुल होता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रांसडर्मल रूट्स के बारे में। तो देखिए ट्रांसडर्मल मतलब कि जो हमारे पैचेस होते हैं, कभी कभी आप लोगों को कोई इचिंग वगैरह हुई होगी या फिर कुछ थोड़ा बहुत कट लगा हो तो आप लोगों ने कुछ पैचेस लगाए होंगे, तो वो जो पैचेस होते हैं वो हमारा होता है ट्रांसडर्मल। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे अपनी स्किन के सरफेस पे जो है कुछ पैचेस अप्लाई करते हैं तो उन्हीं पैचेस से जो दवा है वो हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है। बाकी देखिए इसमें एब्जॉर्ब कैसे होती है, जो हमारी ड्रग है सबसे पहले हमारी स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, सबसे पहले उसको क्रॉस करती है और उसके बाद डर्मिस में जाके हमारी सिस्टमिक कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो भाई सिंपल सी बात है ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि देखिए हम लोगों ने देखा कि जो हमारी मेम्ब्रेन्स हैं वो लिपिड नेचर की होते हैं तो लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा बेटर एब्जॉर्ब होगी। और देखिए अगर हमारी स्किन ब्रोकन या फिर इन्फ्लामेशन है तो वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए भाई ब्रोकन है तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स एक्सपोज हो रही हैं तो वहाँ पे ज़्यादा जल्दी हमारे ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो पाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे भी हमें सस्टेन्ड और कंट्रोल्ड रिलीज देखने को मिलता है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हमारा ये रूट अवॉइड कर देता है। इनहेलेशन रूट की बात करें तो इसमें हमारे दवा जो है कह सकते हो हम लोग अपने माउथ या फिर नोज से एडमिनिस्टर करते हैं एरोसॉल फॉर्म में। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है कह सकते हो जैसे मान लीजिए आप लोगों ने नोज से या फिर माउथ से जो है इनहेल किया दवा को तो भाई इनहेल होकर लंग्स में जाएगी और लंग्स में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स में हमारी एल्वियोली प्रेजेंट होती है। तो जो हमारी एल्वियोली की मेम्ब्रेन होती है वहीं से हमारी जो दवा है वो पुल्मोनरी मतलब कि जो हमारी एल्वियोली से जो कैपिलरीज कनेक्ट होती हैं भाई ऑक्सीजन भी तो हमारा इन्हीं कैपिलरीज से एब्जॉर्ब होता है तो इन्हीं कैपिलरीज में हमारी जो है ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है। अस्थमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो ये हमारा थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। मेनली अस्थमा वगैरह में ही हम लोग इस फॉर्म का यूज भी करते हैं। और बाकी देखिए डीप एंड स्लो इनहेलेशन की बात करते हो हमारा थोड़ा सा अगर मान लीजिए इनहेलेशन आप लोग थोड़ा सा डीपली करो, थोड़ा सा धीरे से करो, है ना, थोड़ा सा आराम से दवा को अगर इनहेल करो तो वो ज़्यादा बेटर डिलीवरी देता है।
और बहुत ही रैपिड ऑनसेट एक्शन होता है, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, दवा तुरंत हमारी जो है लंग्स में जाके और हमारी ब्लड कैपिलरीज में अब्जॉर्ब हो जाती है। रेक्टल रूट की बात करें तो देखिए, रेक्टल रूट मतलब आपको पता है कि भाई जो हमारी सपोजिटरी वगैरह होती हैं तो रेक्टम के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट करी जाती हैं, है ना। अब आज के दिन में इसका यूज काफ़ी कम हो चुका है पेशेंट डिस्कम्फर्ट की वजह से, बट स्टिल ये हमारा एक रूट है और इसमें हमारा रेक्टल म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और सपोजिटरी भाई देखिए, जो सपोजिटरी हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो जितनी जल्दी मेल्ट हो जाएगी उतनी जल्दी ड्रग रिलीज होगी, तो ये हमारा अफेक्ट करता है, ठीक है, जिस टाइप का होगा। और उसके बाद देखिए यूजफुल होता है जब ओरल रूट हमारा नहीं पॉसिबल होता है। तो ओरल रूट ना पॉसिबल मतलब कि मान लीजिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है और पेशेंट हमारा होश में ही नहीं है, तो वो दवा कैसे खाएगा, वोमिटिंग होगी तो दवा बाहर आ जाएगी, तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे इस रूट को प्रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये रूट इनकन्वीनियंट होता है, वो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है और म्यूकोसल इरिटेशन भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसीलिए ये रूट आज के दिन में बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। और इसी की तरह देखिए वजाइनल रूट भी हमारा थोड़ा सा वैसे ही हो जाता है, इसमें हम लोग वजाइनल सपोजिटरी का यूज़ करते हैं। अब हालांकि देखिए इसमें जैसे वजाइना में मान लीजिए लोकल इरिटेशन है तो वहाँ पे हम लोग क्रीम्स वगैरह का भी यूज मतलब किया जाता है। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए जो ड्रग है वो यहाँ पे वजाइनल एपिथेलियम से एब्जॉर्ब होके और सिस्टमिक सर्कुलेशन या फिर लोकल टिश्यू तक पहुँच जाती है। अब यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस के टाइम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा अल्टर हो सकता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में यहाँ पे अल्टर हो सकता है। और फॉर्मुलेशन यहाँ पे भी भाई हमारा अगर सपोजिटरी यूज करी जाती है तो यहाँ पे एब्जॉर्ब फॉर्मुलेशन बेस्ड जो है अफेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे भी जो फीमेल्स हैं उनकी लिमिटेड एक्सेप्टेबिलिटी होती है इसके प्रति, तो थोड़ा सा ये रूट भी हमारा जो है पेशेंट डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है। एक हमारा यहाँ पे और भी रूट हो जाता है ऑकुलर। ऑकुलर मतलब कि हमारा जो आई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो ड्रग्स हैं वो हमारी आई ड्रॉप्स के फॉर्म में अप्लाई करी जाती हैं, ऑइंटमेंट्स इंसेक्ट्स। अब इसमें भी हमारा मोस्टली भाई देखिए आई ड्रॉप हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए तो यूज़ करते नहीं कि हम लोग आई में दवा डालें और वो हमारी बॉडी में कहीं और जाके इफेक्ट करे, है ना, ऐसा तो नहीं करते हैं। आई में हम लोग दवा तभी डालते हैं जब हमें आई में कुछ ट्रीटमेंट करना होता है, तो लोकल इफेक्ट के लिए ज़्यादा बेटर होता है। और अगर भाई मान लीजिए दवा लेने के बाद बार बार आप लोग ब्लिंक कर रहे हो या फिर आंसू गिर रहे हैं, टीयरिंग हो रही है, तो वहाँ पे हमारी दवा वॉश अवे हो सकती है। और अगर हमारा देखिए थोड़ा सा दवा यहाँ पे विस्कोसिटी यानी कि थोड़ा दवा अगर ज़्यादा गाढ़ी होगी तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर थोड़ा सा थिक नेचर होगा अगर दवा का, तो ज़्यादा अच्छे से वो रिटेन हो पाएगी, है ना। वहाँ पे ज़्यादा जैसे मान लीजिए अगर दवा हमारी बहुत ही अगर मान लीजिए हमारी लेस विस्कस है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी दवा जो है तुरंत डाइल्यूट फॉर्म में है तो हमारी दवा तुरंत बह के आ जाएगी। और अगर थोड़ा सा विस्कस है, थोड़ा सा थिक है, तो वहाँ पे थोड़ा स्टे करेगी, तो ज़्यादा बेटर हमें कह सकते हो इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे यहाँ पे नॉन पर ओरल एक्स्ट्रावास्कुलर रूट्स, और यहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन टॉपिक खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आप लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है टिश्यू परमिबिलिटी ऑफ ड्रग्स। देखिए छोटा सा ये और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है इसीलिए दे रखा है। देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो टिश्यू है वो हमारा कितना परमिएबल है ड्रग को अपने अंदर एंटर करने के लिए। देखिए परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए टिश्यू परमिएबिलिटी की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर टिश्यू परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो हमारा ड्रग बहुत इजीली हमारे टिश्यू के अंदर एंटर कर पाएगा। अच्छा देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है भाई, जो दवा है हमारी वो ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू में जाती है ना, जहाँ पे उसको कह सकते हो एक्शन देना होता है, और कहीं कहीं और भी जाती है ड्रग्स हमारी, सारी ड्रग हमारी एक्शन जहाँ देना होता है वहीं नहीं जाती है, बल्कि कुछ ड्रग हमारी और भी कहीं कहीं जाती हैं। अभी हम लोग यहाँ पे उनको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आप लोग सिंपली समझो कि यहाँ पे जैसे भाई ड्रग को मान लो कहीं भी जाना है तो उसको परमिएबल हो, यानी कि ड्रग को क्रॉस करना पड़ेगा। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक जो ड्रग है, ठीक है, वो टिश्यू को जितनी जल्दी क्रॉस कर लेगी उतना ज़्यादा परमिएबल होगा हमारा टिश्यू उस ड्रग के लिए। तो इसमें सिंपल सी वही बात है कि हाउ इजली अ ड्रग मॉलिक्यूल कैन पास फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू द इंटेस्टाइनल और इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऑफ टिश्यूज, है ना, वही चीज़ है। और इसमें हमारा, और देखिए ये सारी चीज़ें हमारी किससे इन्फ्लुएंस होती हैं, ये हमारी दो चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, पहला ड्रग की प्रॉपर्टीज पे और दूसरा हमारा टिश्यू की प्रॉपर्टीज पे। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे ड्रग की प्रॉपर्टीज की बात करें तो भाई देखिए जितना ज़्यादा छोटा हमारा ड्रग का साइज होगा उतनी ईजिली वो हमारी मेम्ब्रेन में एंटर कर जाएगा। और वहीं पे बात करें तो आप लोग को पता है कि हमारी जितनी भी मेम्ब्रेन है वो हमारी लाइपोफिलिक यानी कि लिपिड सॉल्युबल नेचर की होती है, तो ड्रग अगर हमारा लिपिड सॉल्युबल होगा तो बहुत इजीली जा पाएगा। और उसके बाद देखिए आयोनाइजेशन, तो भाई आपको पता है कि जो नॉन आयोनाइज ड्रग है वही हमारी लिपिड सॉल्युबल होती है, तो नॉन आयोनाइज ड्रग हमारी ज़्यादा अच्छे से जा पाएगी आयोनाइज ड्रग के कंपेयर में। और पोलैरिटी की बात करें तो हमारी नॉन पोलर ड्रग्स हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से क्रॉस कर पाती हैं, क्योंकि पोलर ड्रग्स क्या होती है, पोलर ड्रग्स हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की होती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अपने टिश्यू की कि टिश्यू की क्या क्या प्रॉपर्टी, तो भाई देखिए टिश्यू में हमारा परफ्यूजन का मतलब आप ऐसे समझिए कि टिश्यू में ऐसे समझ लीजिए कि कितने कह सकते हो
पोर्स हैं या फिर होल्स हैं, ठीक है, कितना टिश्यू के अंदर पोर्स हैं, जितनी कि वहाँ पे हमारी ड्रग उन पोर्स के थ्रू कितनी इजीली अंदर जा सकती है। तो ज़्यादा परफ्यूज टिश्यू होगा तो बहुत अच्छे से हमारी ड्रग अंदर अंदर जा पाएगी। और मेम्ब्रेन कंपोजिशन की बात करें तो आपको पता है कि हमारी जो सेल है तो हमारे सेल जंक्शंस होते हैं। तो देखिए जिन टिश्यू में हमारा ज़्यादा टाइट जंक्शन होंगे, जैसे कि बात करें तो हमारे आप लोगों ने बहुत सारे बैरियर्स के नाम सुने होंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर, हमारा ब्लड टिश्यू बैरियर, ठीक है। तो देखिए जितने ज़्यादा बैरियर प्रेजेंट होंगे उतना जल्दी हम उतना कम हमारी ड्रग जो है जा पाएगी, ठीक है। जैसे बात करें ब्लड ब्रेन बैरियर की तो आपको पता है कि बहुत कम ड्रग्स होती हैं जो कि इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाती हैं। तो ये सारे बैरियर्स जितना ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतना कम हमारी ड्रग क्रॉस कर पाएगी। और उसके बाद देखिए कुछ हमारे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो जैसे देखिए भाई कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि हमारे ड्रग की एंट्री को फैसिलिटेट करते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि यहाँ पे देखिए जब बंद रहते हैं तो हमारी ड्रग एंटर नहीं कर पाती है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे ड्रग की एंट्री को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है। और देखिए ये था हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो एक इंट्रोडक्शन। और अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पहले प्रोटीन बाइंडिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का। उसके बाद देखिए उसके बाद आपके सिलेबस में जो प्रोटीन बाइंडिंग का टॉपिक दे रखा है इसको हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार हमारा पूछ लिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारी दवा क्या हो गई, हमारी दवा हो गई एब्जॉर्ब ब्लड में। अब एब्जॉर्ब होने के बाद हमें इस दवा को कराना है डिस्ट्रीब्यूट। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है, हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, तो आप लोग को पता है हमारा जो ब्लड होता है तो ब्लड के अंदर क्या होता है भाई, ब्लड के अंदर हमारे मेनली कह सकते हो 4 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। एक हमारा हो जाता है आरबीसी, है ना, एक हो जाता है डब्ल्यूबीसी, एक हो जाता है प्लेटलेट्स, यानी कि ये हो जाती हैं ब्लड सेल्स, और फिर हमारा मेन आ जाता है ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है भाई, यही हमारा ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है। और ये सारी हमारी क्या होती है, ये तीनों हमारी ब्लड की सेल्स होती हैं। अब आप एक बात बताइए, आप लोग को अगर पता हो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर हमें कुछ प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, जब भी हमारी दवा ब्लड में पहुंचती है, ठीक है, भले वो इंट्रावेनस रूट से पहुंच रही हो, भले वो ओरल रूट से पहुंच रही हो, देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि ब्लड में कितनी दवा पहुंच रही है। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ब्लड में जब कोई दवा पहुंची, मान लीजिए हमारा ब्लड वेसल है और इसमें हमारी मान लीजिए 100 mg दवा पहुंची, तो होता क्या है ना, इसी ड्रग में हमारे प्रेजेंट होते हैं कुछ ब्लड प्रोटीन्स, यानी यही प्रोटीन्स। तो ये मान लीजिए ये हमारे कुछ प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारी दवा हो गई, ये 100 mg दवा है, मान लीजिए इस तरीके की दवा है। तो होता क्या है ना, इस 100 mg में से कुछ दवा हमारी सबसे पहले इन्हीं प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाती हैं। समझ रहे हो आप लोग, इन प्रोटीन से जाके हमारी दवा क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती हैं। और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो देखिए हुआ क्या, जैसे ही हमारी दवा एब्जॉर्ब हुई तो दवा यहाँ पे साइट ऑफ एक्शन या फिर कहीं और जाए उससे पहले क्या होता है, उससे पहले हमारी कुछ दवा हमारी ब्लड प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। यानी मान लीजिए हम लोगों ने 100 mg दवा ली, तो हुआ क्या, 100 mg दवा चलो ब्लड में पहुँच तो गई, लेकिन ब्लड में भी पहुँचने के बाद 100 mg में से क्या हुआ, मान लीजिए 60 mg तो फ्री रही, लेकिन 40 mg क्या हुआ, 40 mg जो है हमारी बाइंड हो गई ब्लड प्रोटीन से। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हमारी बाइंडेड दवा है ना, ये अपना एक्शन नहीं शो करेगी, ठीक है, ये अपना एक्शन नहीं शो करती है, बल्कि ये जो फ्री दवा है ना, फ्री ड्रग है, यही अपना एक्शन शो करती है। यानी इसी के साथ सब कुछ होता है, इसी का मेटाबॉलिज्म होता है, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे भी जो 60 mg है ना, ये 60 के 60 mg हमारी साइट ऑफ एक्शन पे नहीं जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिए अब क्या होगा, ये 60 mg अपना ऐसा नहीं कि 60 mg जो बची हुई है ये पूरी की पूरी अपनी साइट ऑफ एक्शन पे जाके अपना एक्शन शो करेगी, बल्कि इसमें से कुछ यहाँ पे साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी और कुछ क्या होगा, कुछ यहाँ पे बॉडी के अदर स्पेसिफिक टिश्यूज पे जाएगी। यानी कि बॉडी के अदर ऑर्गन्स में जाके अपना जो है कह सकते हो देखिए अपना ये बाइंड तो अपने साइट ऑफ एक्शन पे ही होगी, लेकिन जा ये कहीं और भी सकती है, इतना समझिए आप लोग, ठीक है। देखिए पहले क्या हुआ, जैसे ही ब्लड में हमारी दवा आई, कुछ दवा पहले ही हमारी ब्लड प्रोटीन के साथ बाइंड हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब इसमें से भी जो फ्री बची है, ये फ्री में से भी कुछ दवा तो साइट ऑफ एक्शन पे गई, लेकिन कुछ यहाँ पे क्या हुआ, कुछ यहाँ पे हमारे कुछ अलग स्पेसिफिक प्रोटीन्स पे चली गई। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। मेरा एक बार को तो मेरा मन नहीं कह रहा आप लोगों को बताऊं, लेकिन फिर भी देखिए आप लोग, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक हो सकता है आप लोग के लिए। देखिए आपको लगता होगा कि जो दवा हमारी साइट ऑफ एक्शन पे जाती है, तो साइट ऑफ एक्शन पे गई तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही हमारी दवा साइट ऑफ एक्शन पे जाती है।
तो आप लोग को ऐसा लगता होगा कि साइट ऑफ एक्शन पे जो दवा जाती है सिर्फ यही दवा का क्या होता है, इसी दवा का तो मेटाबॉलिज्म होता होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो दवा हमारी ब्लड में जाती है ना फ्री फॉर्म में, यही दवा हमारी साइट ऑफ एक्शन पे जाती है और इसी दवा का यहाँ पे मेटाबॉलिज्म भी होना स्टार्ट हो जाता है। यानी देखिए, अगर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन ये कोई अलग अलग प्रोसेस नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पहले होता है फिर मेटाबॉलिज्म होता है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म दोनों साथ साथ में होता है। और दोनों किसका होता है, दोनों इसी फ्री ड्रग का हो रहा होता है। देखिए होता क्या है, जैसे जो दवा हमारी साइट ऑफ एक्शन पे जाती है ना, ये ऐसा नहीं है कि साइट ऑफ एक्शन पे गई तो ये यहीं पे रह गई। ये कुछ देर तो अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाती है और जब तक इसको अपना इफेक्ट शो करना होता है करती है, और उसके बाद यही दवा वापस भी हमारी ब्लड में आ जाती है। और जब जैसे जैसे ये वापस आती है फिर वैसे वैसे इसका मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। यानी देखिए, मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन आप इतना समझिए, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। अगर आप लोग को नहीं कंफ्यूज होना तो आप लोग इतना भी समझ लो, सिंपली अपने 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 आप को कंफ्यूज ना करने के लिए आप लोग इतना समझ सकते हो कि दवा का सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिर मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन रियल कॉन्सेप्ट यही है कि दवा का मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ में होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो रियल चीज़ यही है। बाकी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जैसा आप लोग को सही लगे आप लोग समझ सकते हो, बट ये रियल कॉन्सेप्ट एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही है कि हमारा मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ में होता है और इसी फ्री ड्रग का होता है जो कि हमारी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ड्रग हमारी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है, क्या ये मतलब हमेशा बाइंड ही रहेगी? तो नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। ये बाइंडिंग हमारी होती है रिवर्सिबल, यानी ऐसा नहीं है कि एक बार बाइंड हो गई तो हमारे, देखिए कुछ इरिवर्सिबल बाइंडिंग भी होती है पर ज़्यादातर जो हमारी ड्रग है वो रिवर्सिबली बाइंड करती हैं। तो रिवर्सिबल बाइंडिंग में क्या होता है, जो हमारी ड्रग है जब वो एक बार बाइंड हो जाती है तो क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए 100 mg में से 40 mg बाइंड हो गई, 60 mg बची। अब इस 60 mg में से कुछ दवा यहाँ पे साइड ऑफ एक्शन पे गई, कुछ का मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हो गया, कुछ अलग टिश्यूज में गई, तो क्या होगा भाई, धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन कम होगी ना। जैसे धीरे धीरे क्या होगा, एट लास्ट में इसका धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम हो गया, मान लीजिए 20 mg ही बची। तो अब जब 20 mg यहाँ पे बचेगी ना, तो अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडेड ड्रग है ये भी हमारा रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी जहाँ पे भी हमारे, यहाँ पे देखिए जो ड्रग हमारे इसके साथ बाइंड थी ये भी फ्री फॉर्म में रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे जैसे ये भी फ्री फॉर्म में रिलीज होंगी वैसे वैसे इनका एक्शन, मतलब इनका हमें एक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए भाई, इसी वजह से तो क्या होता है भाई, ड्रग का एक्शन हमें काफी लंबे टाइम तक देखने को मिलता है। देखिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग का इसी चीज पे डिपेंड करता है कि कितनी दवा हमारी कितनी देर तक हमारी ब्लड में रह रही है। भाई जितनी देर तक हमारी दवा ब्लड में रहेगी उतनी देर तक हमें एक्शन देखने को मिलेगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमारी जितनी ज़्यादा दवा हमारी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाएगी तो क्या होगा, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कोई मतलब बेकार चीज़ नहीं है। आप लोग ये मत समझिए कि हमारी जो दवा बाइंड हो गई वो खराब हो गई, वो भी क्या होता है, वो भी एक टाइम के बाद यहाँ पे फ्री फॉर्म में रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक था बट आई होप आप लोग समझ रहे होगे। तो देखिए हम लोग अब समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। तो यहाँ पे देखिए इसका ट्रांसपोर्ट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ साइट ऑफ एक्शन पे नहीं होता है बल्कि और भी अलग अलग टिश्यू में होता है। ठीक है, और साथ साथ इसी का मेटाबॉलिज्म भी स्टार्ट हो जाता है। It determines whether the drug goes how much reaches the site of and how long it stays in the body। और देखिए इसी की वजह से हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ ड्रग जा रही है, ठीक है, और कितनी दवा हमारी टारगेट साइट पे जा रही है और कितनी देर तक ये हमारी बॉडी में स्टे करेगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स की बात करें जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, तो ये सारे हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, तो उनको एक एक करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर आ जाता है ब्लड फ्लो टू टिश्यूज। अब भाई देखिए एक सिंपल सी बात है कि भाई हमारी दवा का डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड से ही तो हो रहा है। तो देखिए कुछ टिश्यू हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जैसे कि लिवर, किडनी, ब्रेन, यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ही हाई होता है। तो जहाँ पे हमारा हाई ब्लड फ्लो होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और तेजी से होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी ये सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये हमारे ड्रग को फास्टर रिसीव करते हैं कंपेयर टू दोज। और यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो काफी स्लो होता है, जैसे फैट, स्किन, मसल्स, है ना। तो यहाँ पे हमारी दवा जो है बहुत ही स्लोली पहुँचती है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ज़्यादा तेजी से होगा, जहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर सेकंड फैक्टर हमारा आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। भाई देखिए हम लोगों ने देखा है ड्रग इन द ब्लड बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि जो भी ड्रग हमारी ब्लड में होती है उसमें से कुछ ड्रग हमारी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है। नाउ ओनली द फ्री ड्रग इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू वेरियस टिश्यूज। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ जो हमारी फ्री ड्रग होगी, ठीक है, यानी कि देखिए अगर हमारी 40 mg बाइंड हो गई तो 60 बची, तो यही फ्री ड्रग हमारी अवेलेबल होगी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड हैव लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे देखिए भाई जो ड्रग हमारी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी होगा। अब वो अलग बात है कि थोड़ी देर बाद ये भी फ्री होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जब तक ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड रहेंगी तब तक इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लिपिड सॉल्युबिलिटी की, तो यहाँ पे देखिए
भाई सिंपल सी बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या होना, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारी दवा को जो है ब्लड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, है ना, और यहाँ पे ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अलग अलग जगह पे क्रॉस जाना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट होना पड़ रहा है। तो इसमें भी हमारे लाइपोफिलिसिटी मैटर करेगी, यानी अगर हमारी दवा लिपिड सॉल्युबल होगी तो वो इजिली जाके हमारी अलग अलग टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाएगी। हाइड्रोफिलिक ड्रग हमारी क्या होती है, मोस्टली ब्लड में ही स्टे करती है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक ड्रग का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता है। टिश्यू परमेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारे हाईली परमेबल टिश्यूज होते हैं, तो कि जो कि हमारे ड्रग को इजिली पास होने देते हैं, ठीक है। जैसे कि परमिबिलिटी मतलब कि कोई टिश्यू यहाँ पे कितनी इजिली ड्रग को अपने अंदर आने दे रहा है। तो भाई जो जितनी इजिली अंदर आने देगा, ठीक है, उतना ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जिनकी परमिबिलिटी हाई होती है, जैसे लिवर और किडनी, तो यहाँ पे ड्रग हमारी बहुत इजिली चली जाती है, यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए कुछ हमारे ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि बहुत ही लेस परमिएबल होते हैं, जैसे कि हमारा एक आ जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पे हमारा एक ब्लड ब्रेन बैरियर देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, इसकी वजह से बहुत कम दवा, बहुत हार्डली कोई दवा हमारी ब्रेन तक पहुंच पाती है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ब्लड ब्रेन बैरियर हमारा क्या होता है, ये हमारा ऐसा बैरियर होता है जो कि हमारी ज़्यादातर दवाओं को ब्लड के अंदर आने से रोकता है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सिर्फ बहुत मतलब एक्सट्रीमली लिपिड सॉल्युबल ड्रग हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाती हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए टिश्यू परमिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हाँ, इसको हम लोगों ने देख ही लिया। और फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग इसी को और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, बट आप लोग सिंपली समझिए कि ये होता क्या है, वॉल्यूम 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 मतलब आप समझ रहे हो कि है ना, वॉल्यूम लीटर वगैरह में होगा, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कितने वॉल्यूम में हो रहा है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि मान लीजिए हमारा बॉडी है, तो बॉडी फ्लूइड में कितने, बॉडी फ्लूइड में, या फिर कह सकते हो कितने ज़्यादा बॉडी के कितने वॉल्यूम में हमारा ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वही हो जाता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, जितना ज़्यादा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ज़्यादा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि देखिए वीडी इज अ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, यानी कि देखिए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वीडी बोलते हैं। ये हमारा एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होता है जो कि डिस्क्राइब करता है हाउ वाइडली अ ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी फ्लूइड्स। तो देखिए भाई ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ड्रग हमारी बॉडी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जितना कम होगा इसका मतलब हमारी ड्रग यहाँ पे ब्लड में ही स्टे कर रही है। देखिए जो ड्रग हमारी जितनी ज़्यादा ब्लड फ्लो टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होगी उसका वीडी उतना ज़्यादा होगा, और जिसका कम होगा इसका मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी लो है। तो ये सारे हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। Now, अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखिए सबसे पहली बात अगर हम लोग यहाँ पे करें ना, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये कोई रियल पैरामीटर नहीं है, ये हाइपोथेटिकल यानी कि मनगढ़ंत पैरामीटर है। यानी इसमें देखिए इसमें माना जाता है अपेरेंट का मतलब होता है कि माना गया है, ठीक है। द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ थ्योरेटिकल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर दैट डिस्क्राइब्स द एक्सटेंट टू विच अ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट्स थ्रू आउट द बॉडी रिलेटिव टू इट्स कंसेंट्रेशन इन प्लाज्मा। तो देखिए इसमें यहाँ पे यही दिखाया जाता है कि हमारी ड्रग की प्लाज्मा में कितनी कंसेंट्रेशन है और हमारी कितनी ड्रग में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कितनी हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। क्योंकि देखिए भाई डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमारा ड्रग सही होता है, तो कितनी हमारी प्लाज्मा में रह रही है और कितनी हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, तो उसी को डिफाइन करने के लिए हमारा एक पैरामीटर है। और देखिए इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ रियल फिजियोलॉजिकल वॉल्यूम, यानी कि देखिए ये एक रियल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बट रैदर एन इंडिकेशन ऑफ हाउ वाइडली अ ड्रग स्प्रेड्स इन द बॉडी। यानी बस यहाँ पे ये बताता है कि एक ड्रग हमारी कितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। और इसका फॉर्मूला हमारा होता है कि मान लीजिए कोई दवा है वो हम लोगों ने आईवी रूट से एडमिनिस्टर करी है। देखिए यहाँ पे कोई भी दवा हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली अलग अलग रूट से भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग आईवी रूट वाले को ही कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे उसमें प्लाज्मा कंसेंट्रेशन जितनी होती है इन दोनों को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके यहाँ पे अपना वीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में बात करते हैं अपने प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि जो हमारी ड्रग है जब वो हमारी कह सकते हो ब्लड वेसल्स में पहुंचती है तो वहाँ पे हमारी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाती है कुछ ड्रग्स, जो कि हमारी बाउंड फॉर्म में होती है और वो फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होती है। अब देखिए कुछ ड्रग तो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती है, लेकिन कुछ ड्रग क्या होता है, कुछ ड्रग जब हमारी कह सकते हो जो हमारी फ्री फॉर्म में ब्लड से रिलीज भी होती है वो जाके हमारी टिश्यू प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन बाइंडिंग में हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, दूसरा हो गया टिश्यू ड्रग बाइंडिंग। तो देखिए मेन तो हमारा यही होता है, इसी के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। बाकी टिश्यू ड्रग बाइंडिंग भी हमारी होती है तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे।
तो देखिए अगर हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें तो वैसे तो हम लोगों ने देखा कि हमारी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है, हमारी जो ड्रग्स हैं वो यहाँ पे हमारी ड्रग में जो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उनसे जाके बाइंड हो जाती हैं। अब ये बाइंडिंग हमारी रिवर्सिबल होती है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए बाइंड होते हैं, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से फ्री हो जाते हैं जैसे जैसे हमारे ड्रग की कंसंट्रेशन कम होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब तक हमारी ड्रग बाइंड है तब तक यहाँ पे इनएक्टिव रहती है, सिर्फ फ्री ड्रग ही हमारी फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होती है, यही हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, इस थेरापेटिक इफेक्ट दिखाती है और इसी का मेटाबॉलिज्म या फिर एक्सक्रीशन भी होता है। अब नेचर ऑफ बाइंडिंग की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए जनरली हमारा रिवर्सिबल होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के थ्रू हमारी बाइंड होती हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन होता है, यानी कि कह सकते हो भाई देखिए जो हमारी ड्रग है, ठीक है, तो ड्रग और प्रोटीन यहाँ पे बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे देखिए रिलीज भी होते रहते हैं, यानी कि ये कह सकते हो बनता भी रहता है और यहाँ पे टूटता भी रहता है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा एक ड्रग रिजर्वायर, देखिए रिजर्वायर मतलब कह सकते हो स्टोरेज, है ना, कि यहाँ पे क्या करता है, कह सकते हो ड्रग को इकट्ठा करके रखता है, अपने पास स्टोर करके रखता है और धीरे धीरे यहाँ पे ड्रग को रिलीज करता है ताकि हमारा जो इफेक्ट है वो लंबे टाइम तक देखने को मिले, है ना, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारी ओवर टाइम मेंटेन रहे। अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें जो जो हमारे इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें हमारी 4 टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन हमें मेनली देखने को मिलती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। इसमें से भी हमारी एल्बुमिन हमारी सबसे मेन होती है जो कि हमारी मोस्ट अबंडेंट होती है, ठीक है, और इसका सिंथेसिस हमारा लिवर में होता है। इसमें हमारे ईथडी को न्यूट्रल ड्रग्स बाइंड होती हैं जैसे कि वारफरिन, फेनेटोइन, और यहाँ पे देखिए इसमें बाइंडिंग हमारी रिवर्सिबल होती है और इसमें हमारी 4 मेजर बाइंडिंग साइट होती है। इसमें देखिए इसमें आप लोग इस फिगर में देख सकते हो कि हमारी 4 साइट होती है, एक साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4। अब साइट 1 में हमारी मान के चलिए वारफरिन जैसी ड्रग्स बाइंड होती हैं, साइट 2 में डाइजीपाम, साइट 3 में डिजिटॉक्सिन और साइट 4 में हमारा टैमॉक्सीफेन। तो ये सारी हमारी ड्रग्स जो है अलग अलग साइट पे हमारी बाइंड होती हैं एल्बुमिन के। ना ग्लोबुलिन की बात करें तो ये हमारी इसमें हमारी जो है कह सकते हो ये भी हमारे 2-3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा ग्लोबुलिन्स। अब इसमें हमारे हार्मोन्स, मेटल्स और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं, जैसे थायरोक्सिन हमारा जो है कह सकते हो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से बाइंड होता है ना। हर एक के लिए अलग अलग टाइप के ग्लोबुलिन होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हमारी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से बाइंड होते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका जो लेवल है वो हमारा कह सकते हो भाई अगर हमें कोई बीमारी हो रखी है जैसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स प्रेगनेंसी में, और यहाँ पे हार्मोन थेरेपी में इसका लेवल यहाँ पे थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे हमारी बेसिक ड्रग्स आके बाइंड होती हैं, इसका सिंथेसिस हमारा लिवर में होता है और ये भी हमारा लो अमाउंट में देखने को मिलता है, ठीक है, और इसमें एक बहुत ही हाई एफिनिटी बाइंडिंग साइट होती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें देखिए इसमें हमारी कौन कौन सी ड्रग्स बाइंड होती हैं, प्रोपेनोल, लिडोकेन, है ना, और हमारा मॉर्फिन वगैरह, ये सारी ड्रग्स हमारी इसमें बाइंड होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसमें देखिए जो हमारे बहुत ज़्यादा कह सकते हो बीमार पेशेंट होते हैं उनमें इसका लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। और देखिए आप एक चीज़ समझिए कि जितना ज़्यादा हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स का लेवल बढ़ा रहेगा उतना ज़्यादा वो हमारी ड्रग से बाइंड होगी, और जब हमारी कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाएगी तो फ्री ड्रग हमारी कम हो जाएगी, यानी कि लोअर फ्री ड्रग अवेलेबिलिटी हो जाती है ना, जब जब इसका लेवल बढ़ जाता है। और लाइपोप्रोटीन्स की बात करते हो देखिए ये हमारा सिंपल सी बात है, थोड़ा सा लिपिड सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड नेचर की होती हैं। इसमें हमारी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जैसी ड्रग बाइंड होती हैं, और बाइंड इसमें हमारी हाईली लाइपोफिलिक ड्रग्स बाइंड होती हैं। और इसमें भी हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि देखिए हमारा वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL, LDL, यही सारे हमारे इसके टाइप्स होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो हमारा साइक्लोस्पोरिन हो गया, टैक्रोलिमस हो गया, एम्फोटेरिसिन भी, ये सारी ड्रग्स हमारी इसमें बाइंड होती हैं। और हाइपर लिपिडेमिया में क्या होता है, हाइपर लिपिडेमिया मतलब लिपिड्स का लेवल बढ़ जाता है, तो इसमें हमारे जो है लाइपोप्रोटीन्स के लेवल बढ़ जाते हैं और हमारी ड्रग जो है ज़्यादा बाइंड हो जाती है इनसे। तो ये थे हमारे यहाँ पे कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स जिनसे हमारी ड्रग्स बाइंड होती हैं। और अब हम लोग बात करते हैं अपने टिश्यू ड्रग बाइंडिंग के बारे में। तो देखिए टिश्यू ड्रग बाइंडिंग में क्या होता है, ये भी हमारी इसमें भी हमारी ड्रग्स जो है कह सकते हो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा जो हमारी बॉडी के अदर टिश्यूज हैं, जैसे कि हमारे लिपिड्स और कुछ हमारे प्रोटीन्स और स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, तो उनसे हमारी देखिए उनसे हमारी ड्रग जो है बाइंड हो जाती है। और कब होती है, ये तब होती है जब हमारी ब्लड स्ट्रीम से हमारी बॉडी जो है कह सकते हो दवा जो है निकल के और बॉडी टिश्यूज में एंटर करती है। यानी देखिए एक प्रोटीन बाइंडिंग तो हमें हमारे ब्लड वेसल्स में देखने को मिलती है, यानी कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में देखने को मिलती है, और एक कहाँ होती है जब हमारी ब्लड से निकल के टिश्यू में पहुंचती है, तो वहाँ पे भी हमें टिश्यू ड्रग बाइंडिंग देखने को मिलती है। अब इसमें भी देखिए हमारे बहुत सारे टिश्यू जैसे फैट टिश्यू हो गए, मसल्स हो गए, ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, किडनी, लंग्स, बोन्स, ठीक है, मेलानिन रिच टिश्यूज, तो यहाँ इन सबसे हमारी ड्रग जो है बाइंड हो सकती है।
अब इसमें मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे भी हमारी बाइंडिंग रिवर्सिबल ही होती है जनरली, और मेनली जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें हमारा जो है कह सकते हो वही सारे हैं कि लाइपोप्रोटीन हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल कंपोनेंट्स, तो ये सारे हमारे टिश्यूज हो जाते हैं। अब एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा जैसे थायोपेंटल हो गया और हमारे यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन्स हो गए, तो ये सारे हमारे टेट्रासाइक्लिन जैसे बोन के कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। और क्लोरोक्विन हो गया जो कि हमारा मेलानिन के साथ बाइंड हो जाता है, तो ये सारे हमारे टिश्यू बाइंडिंग के कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। ना फैक्टर्स की बात करें जो कि हमारा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स को अफेक्ट करता है, तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो हमारा रिवर्सिबली देखो बाइंड होता है। भाई देखिए बाइंडिंग जनरली हमारी रिवर्सिबल होती है। अच्छा देखिए कुछ कुछ बाइंडिंग हमारी इरिवर्सिबल भी हो जाती है जो कि हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन जनरली हमारी बाइंडिंग जो है रिवर्सिबल देखने को मिलती है। और वही चीज़ है कि हमारा जो है प्लाज्मा में बाइंड होती है और कुछ हमारी बॉडी टिश्यूज में बाइंड होती हैं। और देखिए इस बाइंडिंग से हमारा जो है कह सकते हो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री कंसंट्रेशन बहुत ही सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होता है। भाई देखिए जितनी अब मान लीजिए अगर हमारी जो ड्रग है वो ज़्यादा बाइंड हो गई तो हमारा फ्री ड्रग कम अवेलेबल रहेगी, और जितना फ्री ड्रग रहेगी, जितना फ्री ड्रग कम रहेगी उतना कम एक्शन होगा। तो सिंपल सी वही बात है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब क्या है कि आप ये समझिए कि जितनी ज़्यादा ड्रग हमारी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगी उतनी धीरे धीरे रिलीज होगी, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। ये चीज़ है कि अगर हमारी ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग है तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए भाई एट लास्ट में तो दवा हमारी रिलीज होगी ना, और जब तक दवा रिलीज होगी, जब तक दवा रहेगी तब तक उसका एक्शन दिखेगा, तो ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। और मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें भी हमारी इफेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ फ्री ड्रग हमारी फिजियोलॉजिकली एक्टिव, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होती है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे कुछ की फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे सबसे पहला आता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे देखिए भाई हमारी कुछ कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जिनकी एफिनिटी हमारी बहुत ज़्यादा हाई होती है कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए भाई जिस प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि मान लीजिए जैसे हम लोगों ने देखा कि जो हमारा वारफरिन है, ठीक है, या फिर डाइजिमाम है, तो ये सारे हमारे एल्बुमिन से ही तो बाइंड होते हैं। तो मान लीजिए अगर आप लोगों ने वारफरिन ली तो वो एल्बुमिन से ज़्यादा जाके बाइंड होगी, तो जिस टिश्यू या फिर जिस प्रोटीन के लिए एफिनिटी उसकी ज़्यादा होगी वहाँ जाके ज़्यादा बाइंड होगी, ठीक है। और उसके बाद लाइपोफिलिसिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई ज़्यादा जो लाइपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादा बाइंड होती हैं, ठीक है, बाइंड स्ट्रांगली और बहुत ही स्ट्रांगली बाइंड होती हैं, है ना, तो ये चीज़ भी हो जाता है। उसके बाद आयोनाइजेशन, तो देखिए भाई आपको पता है कि जो हमारी ड्रग है, ठीक है, वो जो है अनआयोनाइज्ड नेचर की होती है, तभी जाके वो क्रॉस करती है, ठीक है। तो अच्छा देखिए अनआयोनाइज्ड नेचर की होने के बाद भी कि अगर मान लीजिए कि वो जैसे एसिडिक ड्रग है तो वो बेसिक मीडियम में जाके जो है आयोनाइज हो जाएगी, ठीक है, और बेसिक है तो एसिडिक में हो जाएगी। तो वहाँ पे देखिए आयोनाइजेशन स्टेट भी यहाँ पे हमारा जो है इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे किस तरीके से बाइंडिंग होती है, फिर टिश्यू को पेनिट्रेट करती है, क्योंकि लाइपोफिलिक जो है ज़्यादा अच्छे से पेनिट्रेट करती हैं। उसके बाद देखिए मॉलिक्यूलर साइज और स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सी बात है कि लोअर और मोर कॉम्प्लेक्स ड्रग्स में हैव मोर बाइंडिंग साइट्स एंड स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग। तो जैसे देखिए सॉरी हमारी जो लार्जर, जैसे कि भाई एक बात मानिए कि यहाँ पे ये है एक दवा, ठीक है, और दूसरी ये है, तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पे इसके अंदर ज़्यादा बाइंडिंग साइट होगी या फिर इस दवा के अंदर ज़्यादा बाइंडिंग साइट होगी, क्योंकि देखिए भाई इसका साइज हमारा बड़ा है, तो जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा बाइंडिंग साइट होगी, और जितना ज़्यादा बाइंडिंग साइट होगी उतना ज़्यादा हमारा कह सकते हो ये जो है अपने कह सकते हो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि इतना समझिए कि जितना ज़्यादा प्रोटीन्स अवेलेबल होंगे या फिर कह सकते हो जितना ज़्यादा ड्रग अवेलेबल होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा बाइंड होगी। अब मान लीजिए कि थोड़ी सी ड्रग है लेकिन प्रोटीन अगर बहुत ज़्यादा है तो वो सारी ड्रग हो सकता है जाके प्रोटीन से बाइंड हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सारी नहीं होंगी फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगी। या फिर मान लीजिए कि प्रोटीन मान लीजिए कि थोड़ा सा नॉर्मली या फिर ड्रग का लेवल ज़्यादा है तो उसमें भी हमारी ड्रग्स जो है कह सकते हो ज़्यादा बाइंड होंगी, है ना। अब ड्रग का लेवल ज़्यादा है, प्रोटीन का कम है, तो वहाँ पे क्या होगा भाई जितनी कह सकते हो थोड़ी बहुत प्रोटीन से बाइंड होगी लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फ्री अवेलेबल रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए ड्रग कंसंट्रेशन और प्रोटीन कंसंट्रेशन ये दोनों अफेक्ट करते हैं हमारे। जैसे व्हेन द बाइंडिंग साइट्स आर सैचुरेटेड मोर फ्री ड्रग बिकम्स अवेलेबल इन प्लाज्मा और टिश्यूज। तो देखिए बाइंडिंग साइट सैचुरेटेड का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा जैसे मान लीजिए हमारा वारफरिन है, ठीक है। अब वारफरिन में मान लीजिए 4 बाइंडिंग साइट है। अब मान लीजिए कि एक हमारा वारफरिन है उसकी चारों बाइंडिंग साइट में 4 अलग अलग टाइप की ड्रग बाइंड हो गई, ठीक है, एग्जांपल के लिए। तो अब कोई एक्स्ट्रा ड्रग अगर आएगी भी तो वो हमारा बाइंड थोड़ी हो पाएगी क्योंकि जगह ही नहीं है। तो देखिए जब एक्स्ट्रा आएगी तो नहीं बाइंड हो पाएगी तो हमारा ये फ्री हो जाएगी, है ना। तो जब सैचुरेट हो जाती है बाइंडिंग साइट तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ड्रग अवेलेबल रहती है। और प्रोटीन कंसंट्रेशन की बात करें तो देखिए जब हमारी प्लाज्मा प्रोटीन लो होती है, यानी कि जब उनका लेवल लो होता है, ठीक है, या फिर टिश्यू प्रोटीन, तो यहाँ पे हमारा फ्री ड्रग लेवल बढ़ जाता है। भाई सिंपल सी बात है जितना कम प्रोटीन का लेवल होगा उतना कम ड्रग बाइंड होगी और उतना ज़्यादा हमारी फ्री ड्रग अवेलेबल रहेगी।
उसके बाद देखिए टाइप एंड नेचर ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई आपको पता है कि अलग अलग टाइप का जो हमारा प्रोटीन है वो अलग अलग टाइप की ड्रग से बाइंड होता है। जैसे एल्बुमिन हमारा मेनली एसिडिक और न्यूट्रल ड्रग से बाइंड होता है। ग्लाइकोप्रोटीन हमारा मेनली बेसिक ड्रग से। लाइपोप्रोटीन हमारा हाईली लाइपोफिलिक से। अब टिश्यू प्रोटीन्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई हमारा जो टिश्यू प्रोटीन्स में क्या होते हैं, एंजाइम्स वगैरह होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स। तो इसमें भी हमारा जैसे इसमें भी देखिए जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं जहाँ पे हमारी ड्रग बाइंड होती है उसमें कौन कौन सा है, लिवर, किडनी, फैट और मसल्स, यही सारे हमारे मेजर टिश्यूज हैं जहाँ पे हमारी ड्रग बाइंड होती है। अब ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी प्रोटीन है और ये इसकी बाइंडिंग साइट है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारी दो दवा आ गई, एक दवा ये और एक दवा ये। अब दोनों यहाँ पे बाइंड हो सकती हैं, लेकिन मान लीजिए कि जो हमारा ये ए वाली ये दवा है, ये है ये बी है, तो ए दवा की अगर बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा भाई, ये पहले जाके बाइंड हो जाएगी, और जब ये पहले जाके बाइंड हो जाएगी तो ये बाइंड हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे देखिए ड्रग इंट्रैक्शन भी हमारा बाइंडिंग को इफेक्ट कर सकता है, यानी कि एक दवा हमारी दूसरे दवा को डिस्प्लेस कर सकती है, जिसकी वजह से हमारा कह सकते हो। अब भाई देखिए जब ये ए वाली बाइंड हो जाएगी तो बी वाली तो होगी नहीं, तो बी वाली क्या होगा, बी वाली हमारी फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो बाइंड होगी वो फ्री नहीं रहेगी, जो नहीं बाइंड होगी फ्री हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ हमारे एंडोजेनस सब्सटेंस, एंडोजेनस जो हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, जैसे कि बाइलिरुबिन हो गया, हमारा यूरिया, फैटी एसिड्स, तो ये भी हमारा बाइंडिंग साइट पे जाके जो है कह सकते हो पहले बाइंड होकर कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस की। तो यहाँ पे देखिए भाई एज, तो आपको पता है कि जैसे भाई देखिए जो हमारा न्यूनेट्स हैं या फिर कह सकते हो जो एल्डर पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन और इन सब का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। तो जब कम होगा तो हमारा बाइंडिंग रिड्यूस हो जाती है। अब लिवर डिजीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए लिवर डिजीज में हमारा जो है कह सकते हो एल्बुमिन, क्योंकि देखिए भाई लिवर ही हमारा एल्बुमिन को बनाता है, तो जब लिवर डिजीज होगी तो एल्बुमिन कम रहेगा, तो वहाँ पे हमारी प्लाज्मा बाइंडिंग थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगी। किडनी डिजीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे कि जब किडनी डिजीज होगी, ठीक है, तब किडनी डिजीज का मतलब है कि हमारी बॉडी से कह सकते हो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है अच्छे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो अच्छे से नहीं निकलेंगे तो इकट्ठा हो जाएंगे जो कि हमारे बाइंडिंग के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। और इन्फ्लामेशन वगैरह की बात करें तो देखिए इन्फ्लामेशन में हमारा हम लोगों ने देखा कि कोई बीमारी वगैरह होती है तो अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाइंडिंग बढ़ जाती है। और उसके बाद देखिए मैल न्यूट्रिशन की बात करें तो देखिए मैल न्यूट्रिशन का मतलब है कि अच्छे से कह सकते हो बॉडी में न्यूट्रिशन का ना होना, ठीक है, लो न्यूट्रिएंट बॉडी होना, तो वहाँ पे भी हमारे प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल यहाँ पे कह सकते हो थोड़ा सा लो हो जाता है। और ओबेसिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा फैट टिश्यूज बढ़ जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे हमारी जो लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं उनकी टिश्यू बाइंडिंग यहाँ पे बढ़ जाती है। अब टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई सिंपल सी बात है, परफ्यूजन, मतलब कि ज़्यादा परफ्यूजन वाले टिश्यू होंगे तो वहाँ पे हमारी ज़्यादा ड्रग अट्रैक्ट होगी और बाइंडिंग अच्छे से होगी। और जितनी ज़्यादा बाइंडिंग साइट अवेलेबल होगी, जैसे कि मान लीजिए एक टिश्यू है, ठीक है, उसमें हमारी 2 ही बाइंडिंग साइट हैं और एक में 4 है, तो 4 वाले में ज़्यादा ड्रग बाइंड हो पाएगी और ज़्यादा, है ना, ज़्यादा एक्सटेंट रहेगा बाइंडिंग का। फैट कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारी लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं वो हमारी एक्यूमुलेट हो सकती हैं, क्योंकि देखिए लाइपोफिलिक है तो वो जो है हमारे कह सकते हो लाइपोफिलिक जो भी टिश्यूज हैं जैसे एडिपोज टिश्यू, तो वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा, अब देखिए जितना ज़्यादा बाइंडिंग होगी उतना लंबा एक्शन देखने को मिलेगा। पीएच डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा आप कह सकते हो वेरिएशंस भी जो है देखने को, आयन ट्रैपिंग और हमारा टिश्यू बाइंडिंग जो है अल्टर हो सकता है अगर हमारे पीएच में जो है थोड़ा सा वेरिएशंस देखने को मिल जाए। तो ये था हमारे यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के बारे में। तो देखिए काइनेटिक्स में बेसिकली कुछ खास आप लोग को इतना देखना नहीं है, एक इक्वेशन है हमारी, इसको आप लोग को थोड़ा समझ के याद कर लेना है, इतना काफ़ी रहेगा। और एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं तो देखिए थोड़ा समझिएगा, वैसे बहुत सिंपल ही है। देखिए काइनेटिक्स में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी कह सकते हो जो ड्रग है वो किस रेट से, मतलब कि कितनी रेट से वो हमारी प्रोटीन से बाइंड हो रही है, फिर कितनी रेट से वो, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये जो ड्रग है और ये मान लीजिए कि हमारी प्रोटीन है, ठीक है, तो ये जो ड्रग और प्रोटीन है, ठीक है, तो ये कितनी रेट, कितनी फास्ट यहाँ पे एक दूसरे से बाइंड होके ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि कह सकते हो बाइंड हो जा रहे हैं, या फिर ये जो ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये कितनी रेट से वापस हमारा फ्री ड्रग और प्रोटीन में जो है कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे देखिए भाई एक फ्री ड्रग और एक फ्री प्रोटीन ये दोनों मिलके ही तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और हम लोगों ने क्या देखा, ये बाइंडिंग हमारी होती है रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्सिबल का मतलब है कि ये दोबारा से डिसोशिएट होंगे, हमारा दोबारा से फ्री ड्रग हो जाएगी और हमारा प्रोटीन फ्री हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें कितनी अच्छे से होती हैं। अब इन दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे एक होता है एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब जुड़ना, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं
कि हाउ क्विकली द ड्रग बाइंड्स द प्रोटीन और फॉर्म अ ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यानी कितनी तेजी से हमारा प्रोटीन और ड्रग बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसमें हम लोग ये देखते हैं। और डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट में हम लोग ये देखते हैं कि कितनी तेजी से जो हमारा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स है वो दोबारा फ्री ड्रग और फ्री प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो टाइप के हो जाते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अपने इस एसोसिएशन वाले को पकड़ के चले तो यहाँ पे देखिए इससे हम लोग अपने जो है कुछ इक्वेशन डिराइव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, नाउ लेट्स अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन एसोसिएशन रेट कांस्टेंट। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखें तो एसोसिएशन रेट कांस्टेंट में हमारा क्या दे रखा है, P प्लस डी इज इक्वल टू पी डी। अब देखिए एक हमारा होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा कहता है कि इसमें हमारा हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि कह सकते हो कंसंट्रेशन को हम लोग यहाँ पे इस तरीके के बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे इसमें देखते हैं अपने लॉ ऑफ मास एक्शन में। तो यहाँ पे देखिए भाई हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है हमारा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स, और रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है हमारा प्रोटीन और ये हमारा ड्रग, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट है। तो इसमें देखिए इसमें हम लोग इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। ऊपर हमारा आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे देखिए नीचे हमारा रिएक्टेंट, मतलब ये दोनों मिलके हमारा ये बना रहे थे, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हो गए। तो इन दोनों का कंसंट्रेशन नीचे ले लिया, उसका इसका ऊपर ले लिया, ये हमारा बन गया, कह सकते हो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी डी को हम लोगों ने इधर रखा और इन दोनों को इधर भेज दिया, तो ये हमारा बन गया पी डी इज इक्वल टू के इंटू पी इंटू डी। तो ये हमारी देखिए ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखिए इसमें हम लोग हर एक टर्म को देखें तो यहाँ पे देखिए पी डी हमारा क्या है, पी डी है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। देखिए जब हमारा इस तरह का बॉक्स आप लोगों को दिखे तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन है उस टर्म की जो कि इसके अंदर है, तो इसके अंदर पी डी है यानी ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा के है ये हमारा होता है एसोसिएशन रेट कांस्टेंट, और जो हमारा पी है ये होता है हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ फ्री प्रोटीन, यानी कि कितना फ्री प्रोटीन है वो हमारा नॉर्मल पी हो गया, और कितना फ्री ड्रग है वो हमारा हो गया नॉर्मल डी, ठीक है। तो ये हमारे बन गए एक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारी बॉडी में टोटल जो प्रोटीन है उसको हम लोग यहाँ पे पीटी से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे क्या इस पीटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पीटी इज इक्वल टू पी डी प्लस पी। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई जो हमारी दवा है, ठीक है, ड्रग है, वो हमारी बॉडी के प्रोटीन से ही तो बाइंड होती है ना, बॉडी की प्रोटीन से बाइंड होती है। तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में टोटल मान लीजिए 100 प्रोटीन है, एक एग्जाम्पल के लिए, और मान लीजिए कि 40 इसमें से 40 से हमारी जो ड्रग है वो जाके बाइंड होके, ठीक है, 40 से हमारी ड्रग बाइंड होके इसने क्या बना लिया, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो देखिए अब यहाँ पे जब 40 से बाइंड होके प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बना लिया तो 40 हमारी कहाँ चली गई, 40 हमारी चली गई प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स में। अब इसमें कितनी बची, इसमें बची 60, तो इस 60 हमारी हो गई फ्री प्रोटीन, है ना। अब इस फ्री प्रोटीन को हम लोग यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स को हम लोग पीडी से करते हैं। तो भाई देखिए इस पी को अगर हम लोग पीडी में जोड़ दें, यानी कि देखिए हमारी जब 40 चली गई तो यहाँ पे बची कितनी 60, और यहाँ पे कितनी है 40, तो 60 और 40 को जोड़ देंगे तो दोबारा हमारा 100 हो जाएगा। यानी कि देखिए इस पीटी को जो कि हमारा 100 है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी डी इज इक्वल टू पी, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, सिंपल सी बात है, सिंपल सी इक्वेशन है, ये हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ मोल्स का। अब जैसे हमें जिसका भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है कभी भी, तो हम लोग करते क्या है कि उसको हम लोग यहाँ पे ऊपर रखते हैं और नीचे हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमें अपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं उस ड्रग का जो कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऊपर जो है प्लाज्मा जो ड्रग हमारी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है उसको उसका कंसंट्रेशन रखेंगे, और नीचे यहाँ पे हम लोग अपने टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन्स को रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी में से हमारी कुछ प्रोटीन से हमारी ड्रग बाइंड है। तो इसमें हमें आर यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे जिसका निकालना है उसको रखेंगे और नीचे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन्स रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए भाई हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो हमारा पीटी है इसका मतलब होता है ये हमारा इक्वल टू होता है पी डी प्लस पी के। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस पी टी की जगह हम लोग पी डी प्लस पी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, अपने ऊपर नीचे दोनों तरफ अपने के को ले लें, भाई आप लोग को इतना मैथ्स पता होनी चाहिए कि ऊपर नीचे हम लोग कुछ भी ले लेते हैं तो हमारी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि देखिए भाई ये के कट सकता है तो वापस से वही हो जाएगी। तो हम लोग ऊपर और नीचे दोनों तरफ के ले लेते हैं।
अच्छा यहाँ पे देखिए जो हमारा पीडी है, चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे इन दोनों को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया, पी को अलग लिख लिया, डी को अलग लिख लिया, क्योंकि देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर प्लस माइनस में होंगे तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में है तो दोनों का कंसिडरेशन हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वही सेम चीज़ रहेगी। तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी हम लोगों ने इसको अलग लिखा, नीचे भी अलग लिखा। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर आप लोग इस इक्वेशन में देखो तो P हमारा ऊपर से कॉमन हो गया और नीचे से भी क्या P हमारा दोनों तरफ से कॉमन हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो हम लोगों ने P को बाहर ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, P जब निकल गया तो यहाँ बचा K इंटू डी, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा K इंटू डी प्लस यहाँ पे क्या P कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा 1, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ गई, और फर्दर यहाँ पे P कट जाएगा तो R इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा के ए इंटू डी अपॉन के इंटू डी प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए ये जो अब इक्वेशन है ये हमारी तब जो है कह सकते हो होल्ड करती है, तब हमारी मायने रखती है जब हमारी प्रोटीन पर सिर्फ एक ही बाइंडिंग साइट हो। अब मान लीजिए हमारी प्रोटीन पर एक की बजाय 2, 3 या फिर हम लोग मान सकते हैं कि जनरल में n नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट हो। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारी फाइनल इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगी, R इज इक्वल टू एन के इंटू डी अपॉन के इंटू डी प्लस 1। तो बस यहाँ पे इस इक्वेशन को आप लोगों को इस तरीके से ड्राइव करके लिख देना, और यहाँ पे आप लोगों की काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग एक्सप्लेन हो जाती है। अब यहाँ पे आप लोग के सिलेबस में थोड़े बहुत एक ग्राफ भी दिए हुए हैं, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो उनको आप लोग यहाँ पे अवॉइड कर दीजिए, उतना कुछ खास नहीं है। इतना आप लोग लिखोगे तो उतना आप लोग के लिए सफिशियंट हो जाएगा। तो ये था हमारे यहाँ पे काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के बारे में। यानी कि देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग है ये हमारी किस तरीके से कह सकते हो जो भी हमारी दवा है उसके रेट को इफेक्ट करती है, उसके इफेक्ट को जो कह सकते हो जो भी दवा हमारी अपना इफेक्ट शो करने वाली होती या फिर उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को कैसे हमारा इन्फ्लुएंस करती है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज। तो आपको पता है कि भाई जो दवा हमारी प्रोटीन से बाइंड हो जाती है वो इनएक्टिव हो जाती है ना, और जो फ्री रहती है वही एक्टिव रहती है। तो जो फ्री है वही हमारी एक्टिव होती है, और वही हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अपने टारगेट टिश्यूज तक पहुंच पाके और अपना एक्शन शो करती है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमारे इंपॉर्टेंट है कि बाइंडिंग जो बाउंड ड्रग है वो हमारी इनएक्टिव होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे टेम्परेरली इनएक्टिव होती है। भाई देखिए हमारी बाइंडिंग है रिवर्सिबल, यानी कि देखिए जब तक वो बाइंड है तब तक इनएक्टिव है, लेकिन बाइंड हमेशा थोड़ी रहेगी। जैसे ही वो यहाँ पे फ्री होगी वैसे दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी थोड़ा सा टेम्परेरली इनएक्टिव हो जाती है, और एक रिजर्वायर यानी कि एक स्टोरेज की तरह हमारी हो जाती है। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने क्या हुआ, कुछ पैसे को स्टोर करके रख दिया। अब दोबारा से क्या हुआ, जब आप लोग की जरूरत लगी तो आप लोगों ने दोबारा से खर्चा कर लिया। तो ये हमारा एक रिजर्वायर की तरह जो है एक्ट करता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए भाई सिंपल सी बात है कि जब हमारी ड्रग जो है प्रोटीन से बाइंड रहती है, ठीक है, तो वो हमारा ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करेगी। क्योंकि देखिए जितनी देर तक बाइंड रहेगी, है ना, उतना धीरे धीरे रिलीज होगी, और जितना धीरे धीरे रिलीज होगी उतना ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए ड्रग रिलीज फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स सस्टेन्स थेरापेटिक लेवल्स ओवर टाइम। और देखिए सस्टेन का मतलब होता है कि कह सकते हो भाई जितना देर तक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा उतना धीरे धीरे लंबे टाइम तक हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेन्ड रिलीज, है ना। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी तो देखिए, तो जो हमारी फ्री ड्रग है वही हमारा कह सकते हो ड्रग की जो है इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को डिफाइन करती है। तो यहाँ पे देखिए बाइंडिंग रिड्यूसेस द इमीडिएट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सिंस ओनली फ्री ड्रग इज एक्टिव। तो अब मान लीजिए कि किसी कंडीशन में अगर हमारी ज़्यादा दवा बाइंड हो जा रही है तो वहाँ पे हमारा क्या होगा भाई, बहुत ही कम दवा हमारी फ्री रहेगी, और जितनी कम दवा फ्री रहेगी उतना कम एक्शन होगा। तो ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग भी नहीं अच्छी, क्योंकि वहाँ पे हमें एक्शन काफ़ी कम देखने को मिलेगा, थोड़ी मतलब कह सकते हो थोड़े टाइम के लिए। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारा प्रोटीन बाइंडिंग जो है अल्टर कर सकती है, और टॉक्सिसिटी या फिर थेरापेटिक फेलियर को जो है लीड कर सकती है अगर उनको मॉनिटर ना किया जाए। देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें दी हुई हैं, एक दिया हुआ है टॉक्सिसिटी, एक दिया हुआ है थेरापेटिक फेलियर। देखिए मान लीजिए आप लोगों ने 500 mg ड्रग दी, और मान लीजिए कि इसमें से मान लीजिए कंडीशन में 400 mg बाइंड हो गई हमारी प्रोटीन से। अब जब 400 mg प्रोटीन से बाइंड हो गई तो बची कितनी, बची हमारी सिर्फ 100 mg। अब ये जो 100 mg बची है यही तो हमारी जाके अपने साइट ऑफ एक्शन पे अपना एक्शन शो करेगी। और इसमें से भी अगर आपको पता हो कि हमारी कुछ कहीं और जाती हैं, इस 100 mg से भी बहुत कम दवा होगी जो कि अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी। अब एक
मान लेते हैं कि साइट ऑफ एक्शन पे जाके एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 200 mg दवा तो चाहिए ही थी। तो जब यहाँ पे 100 mg दवा ही जा रही है और इसमें से भी कुछ हमारी साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, कुछ कहीं और चली जाएगी, तो हमारा एक्शन देखने को ही नहीं मिलेगा। और जब एक्शन नहीं मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, थेरापेटिक फेलियर हो जाएगा। यानी अगर हमारी दवा हद से ज़्यादा बाइंड हो रही है तो वहाँ पे हमें थेरापेटिक फेलियर देखने को मिल सकता है। यानी जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने दिया, हो सकता है हमें वो एक्शन ही ना मिले। और वहीं दूसरी कंडीशन मान के चलिए कि हम लोगों ने 500 mg दवा दी, अब इसमें से सिर्फ 100 mg ही प्रोटीन से जाके बाइंड हुई, और जब 100 mg बाइंड हुई तो हमारी 400 mg दवा यहाँ पे फ्री अवेलेबल है। अब ये 400 mg जब फ्री अवेलेबल है, ये क्या होगा, ये हमारी साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी। और देखिए जब 400 mg जाएगी तो मान लीजिए कि 200 mg हमें रिक्वायर्ड थी साइट ऑफ एक्शन पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, तो 400 में से 200 mg मान के चलते हैं कि साइट ऑफ एक्शन पे गई। अब जो बची 200 थी भाई, ये तो हमारी फ्री हो गई। अब ये क्या होगा, ये हमारी बॉडी के अदर टिश्यूज में चली जा सकती है। ठीक है, मतलब देखिए ये सिर्फ थोड़ा समझने के लिए, एकदम एग्जैक्टली ऐसा होगा नहीं, लेकिन आप समझिए कि अब ये जो 200 mg एक्स्ट्रा है, ये हो सकता है हमारी बॉडी के अदर टिश्यूज में जाए, और बॉडी के जब अदर टिश्यू में जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वहाँ जाके अपना बाइंड वगैरह हुई तो हो सकता है हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें हो जाती हैं, अगर हमारी ज़्यादा बाइंड होती है तो भी नहीं सही है, कम बाइंड होती है तो भी नहीं सही है, दोनों हमारी मॉडरेट बाइंडिंग होनी चाहिए। और ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, आपको पता है कि अगर हमारी जो दो ड्रग हैं, अगर दोनों हमारी हाईली प्रोटीन बाउंड है तो हमारा compete कर सकती हैं, और एक हमारे दूसरे को जो है डिस्प्लेस कर सकती है, जिसकी वजह से हमारा फ्री कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब इसमें भी देखिए, इसको थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए एक ए ड्रग है, एक बी ड्रग है। अब जो ए ड्रग है तो इसको मान लेते हैं कि ऐसा है, ऐसी है, और बी ड्रग मान लेते हैं ऐसी है, और ये मान लेते हैं हमारी प्रोटीन की बाइंडिंग साइट है। अब ये ए वाली मान लेते हैं कि ज़्यादा एफिनिटी है इसके पास, तो ये जाके इससे बाइंड हो गई, लेकिन ये भी हमारी यहीं पे बाइंड होनी थी, इसको भी बाइंड यहीं पे होना था, लेकिन बाइंड पहले जाके ये हो गई। अब जब ये बाइंड हो गई तो ये हो गई फ्री, ये फ्री हो गई। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जो बी है ना, इसका थेरापेटिक इसका जो थेरापेटिक विंडो था वो बहुत ही लो था। और देखिए यहाँ पे थेरापेटिक विंडो जिस ड्रग का लो होता है, इसको आप लोग समझिए, इन दवाओं में क्या होता है, इसको हम लोग और अच्छे से देखेंगे अपने बायो अवेलेबिलिटी वाले चैप्टर में, यूनिट 2 में। बट अभी आप लोग सिंपली समझो कि जिन ड्रग्स का थेरापेटिक विंडो लो होता है, इन ड्रग्स में होता क्या है, इन ड्रग्स में ये होता है कि इनकी, मान लीजिए कि इनकी अगर 100 mg सेफ है तो इनकी 120 mg यहाँ पे क्या होता है, अनसेफ हो जाती है। यानी कि अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें दवा को ना बहुत ही मॉडरेट डोज में देना होता है, बहुत ही ध्यान से देना होता है कि हम लोग कहीं भी हल्की सी ज़्यादा दवा अगर हम लोगों ने दी, ये दवाएं हमारी ऐसी होती हैं जिनकी ज़्यादा डोज देने पे हमें बहुत जल्दी साइड इफेक्ट या फिर टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो हमें इनकी दवा बहुत ही मॉडरेट डोज में देनी होती है। अब मान लीजिए कि हमें पहले से पता था कि अगर हम लोग यहाँ पे 100 mg देंगे, 100 mg देंगे तो इसमें से 50 mg जाके बाइंड हो जाएगी और 50 mg ही बची रहेगी। तो हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि 50 mg हमारी बची रहेगी तो हमारी सेफ रहेगी। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसके साथ एक ऐसी दवा दे दी जो कि इसको डिस्प्लेस करती है। अब हम लोगों ने सोचा क्या था, सोचा था हम लोगों ने कि 50 mg जो कि प्रोटीन पे जाके बाइंड हो जाएगी तो बचेगी तो 50 mg ही, यानी कि फ्री ड्रग हमारा 50 mg ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हम लोगों ने इस वाले ड्रग के साथ इसको दिया तो इसकी बजाय ये जाके बाइंड हो गई। अब जो हम लोगों ने सोचा था कि 50 mg बाइंड होगी, ये बाइंड तो हुई नहीं। यानी अब हम लोगों ने सोचा था कि 50 mg फ्री रहेगी, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, हो गई हमारी 100 की 100 mg फ्री। और यहाँ पे होता क्या था, मान के ऐसा चलिए कि 50 mg इसकी सेफ थी लेकिन 100 mg थी इसकी अनसेफ। लेकिन हम लोगों ने इस तरीके से दी थी क्योंकि 50 mg हमारी फ्री नहीं रहेगी, 50 mg बाउंड रहेगी, इसीलिए हम लोगों ने 100 mg दी थी, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसके साथ एक ऐसी दवा दी जिसने इसकी बजाय खुद जाके बाइंड हो गई, तो यहाँ पे पूरी की पूरी दवा हमारी फ्री रह गई। और जब पूरी की पूरी दवा हमारी फ्री रह गई तो हमारा हुआ क्या, हमारी उसकी टॉक्सिसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो हमारी वारफेरिन, फेनिटोइन, ये हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जिनका कह सकते हो टॉक्सिक लेवल बहुत ही मतलब जिनका सेफ और टॉक्सिक लेवल में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। तो इनकी थोड़ी दवा देने पे हमें सेफ एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन अगर ज़्यादा दवा देंगे तो हमें जो है टॉक्सिक एक्शन देखने को मिल सकता है। तो इन दवाओं में हमें ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देनी होती है। मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि जो हमारी फ्री दवा है वही हमारी एक्शन भी देती है, उसी का मेटाबॉलिज्म होता है और उसी का एक्सक्रीशन भी होता है। तो जो ज़्यादा प्रोटीन बायोन ड्रग होती हैं वो यहाँ पे इमीडिएट एलिमिनेशन उनका नहीं हो पाता है, और वो थोड़ी देर बाद जब फ्री फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं तब जाके एलिमिनेट होती हैं। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, जो दवा जितनी देर में एलिमिनेट होगी उसका हाफ लाइफ उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारा क्लियरेंस भी कम हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा क्लियरेंस वगैरह को।
अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए किसी के पास अगर लिवर डिजीज है, ठीक है, किडनी डिजीज है, मैल न्यूट्रिशन है, बर्न्स हैं, तो ये सारे हमारे प्लाज्मा प्रोटीन लेवल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम लोगों ने अभी देखा ही। तो अगर मान लीजिए प्लाज्मा प्रोटीन लेवल कम हो जाते हैं तो हमारा फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे टॉक्सिसिटी होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे भी हमें जो है डोज को काफ़ी एडजस्ट करना होता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में प्रोटीन्स का लेवल कम होता है, तो हमें ऐसी दवा देनी होती है जहाँ पे हमें ध्यान रहे कि ज़्यादा ड्रग बाइंड नहीं होगी, तो हम लोग कम डोज ही दें दवा का। तो यहाँ पे हमने अपने बायो फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 1 को कंप्लीट कवर कर लिया है। और अगर आप लोग को चीज़ें समझ में आई हैं तो अब आप लोग को स्क्रीन पे हमारे 3 एमसीक्यूज दिख रहे हैं। इन तीनों का आंसर आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।